हम हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर, आज आपका स्वागत है हिंदुस्तान के आने वाले टाइम के सबसे दमदार चैनल, जिससे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, लीडिंग लीडर्स पे। धन्यवाद महिपाल सर। हम आज कुछ बातचीत करना चाहते हैं और ये बातचीत सिर्फ मेरी नहीं है, हम लीडर्स की नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में असलीपेस वेलनेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसके अलावा भी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है नहीं, बाहर के भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके से सवाल हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके, बाहर को लेके, तो उससे संबंधित कुछ वाकई कुछ जानकारियां, कुछ सवाल हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ सर। तो लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सर, आज आप जहाँ भी लेवल पे हैं पूरे हिंदुस्तान में, किसी को आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर आदमी की एक शुरुआत होती है और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस जीवन की शुरुआत आपके कहाँ से शुरुआत की, आपके कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे कैरियर की शुरुआत पहले पढ़ाई लिखाई करी मैंने, आर्मी स्कूल में पढ़ा। पापा आर्मी में थे तो पठानकोट, अमृतसर से घूमते घूमते बीकानेर, फिर गाजियाबाद, फिर 12th क्लास कंप्लीट करके फिर मैं, वही पिताजी सेना में थे तो हमें प्रमोट ही सेना हुई तो हमने सेना में चले गए। और मेरे ख्याल में शायद 16 साल 8 महीने की उम्र में, जहाँ तक मुझे याद है, सेना में भर्ती हो गया था, फौज में भर्ती हो गया था। सर, हमारा आपसे सवाल है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में सही मायने में, मेरे यहाँ एक किराएदार रहते थे तो उन्होंने 98 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताया था। फिर 2003 में मैं पुलवामा था कश्मीर में, तो मेरा एक आर्मी का दोस्त था, उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बताया था। और वो कोई ऐसा प्लान 5-6 हज़ार रुपये का, तो मैंने उसे पैसे दे भी दिए थे। तो मैं दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ, तो उसने कहा दिल्ली हेड ऑफिस है, दिल्ली जाओ सर और काफ़ी अच्छे पैसे बनेंगे, यहाँ काम करते हैं। थोड़ा बहुत मैं जाना, मैंने चलो ऑफिस तो देख लेते, तो मैं ऑफिस देखने आया तो ऑफिस ही नहीं था। जी सर। उसके बाद सिरसा में मेरी माता जी ने मुझे किसी से मिलवाया था, उन्होंने भी समझा। उसके बाद चौथा चांस मेरा एक दोस्त था जयपुर के अंदर, उसने मुझे ना, एक संडे फंक्शन था रोटरी क्लब जयपुर में, और उसने कहा यार एक फंक्शन हो रहा है हमारी कंपनी का। और मैं इतना बिलीव नहीं करता था डायरेक्ट सेलिंग पे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बिलीव कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती कैसे भी करके टिकट वगैरह दिया फ्री में और ले जाके बैठा दिया। और फिर जो मैंने वहाँ देखा कि एक आम आदमी कैसे कामयाब हो रहा है, और ख़ासकर हमारे जो आर्मी पर्सन्स थे जो रिटायरमेंट ले चुके थे, उनकी स्पीचेस सुनी, उन्होंने बताया कि भाई आज हमारी पेंशन का तो ये अमाउंट है और हमारा डायरेक्ट सेलिंग से इस बिज़नेस में ये अमाउंट आ रहा है, और हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आए हैं, हम इस गाड़ी को अफोर्ड कर रहे हैं, घर हमारा यहाँ पर है। और वो सब आर्मी पर्सन्स थे मेरी तरह। तो उन्हें देख के कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो लगा, यार इस इंडस्ट्री में कुछ तो खास बात है कि यहाँ एक आम फौजी आदमी इस लेवल पे पैसे कमा रहा है रिटायरमेंट के बाद। तो बस वहीं से ही मेरा मन बना, और 2007 15 अप्रैल को मैंने वो फंक्शन देखा था, और 17 अप्रैल 2007 को इस इंडस्ट्री में मैंने पैसे दिए और मैं यहाँ पर आ गया। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता का मंत्र क्या है? सफलता जो मैं चाहता हूँ अभी तो मुझे मतलब काफ़ी दूर दिख रही है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत सफलता आज तक इस ज़िंदगी में प्राप्त की है, उसके पीछे का मेरा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ रामवीर जी सर। तो मैं जिस दिन से काम पे आया, जिस दिन से मैं इस दुनिया में सफलता, सक्सेस की दुनिया में मैंने कदम रखा, उस दिन से कुछ चीज़ें मेरे प्रिंसिपल बन गए थे। नंबर 1, या तो मैं काम करूँगा नहीं, करूँगा तो 100% पॉजिटिव होकर करूँगा। तो मैं आज तक पॉजिटिव हूँ, जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मुझे ये लगता है जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। अगर मैं कोई सही काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। एक, मैं पैशनेट बहुत हूँ, जो तकरीबन लोगों को पता है कि 24 आवर्स में मैं 18-20 घंटे काम करने की क्षमताएं आज भी रखता हूँ, और लगातार 2-2 रात भी मैं जागा हूँ। और मेरे शुरुआती जो कैरियर था उसके बहुत लोग गवाए कि मैंने 72 घंटे की ट्रेनिंग्स कर रखी हैं जाग के, 72 घंटे कंटिन्यू नॉन स्टॉप बिना सोए। ग्रेट सर। वो पैशन रहता है। एक जो मुझे बताया जाता है या जो मुझे लगता है ये प्रोसेस है इस काम को में सफल होने का, वो प्रोसेस मैं पक्का कंप्लीट करता हूँ।
ओके, ग्रेट सर। बिल्कुल सक्सेस होने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। एक खास बात, पेशेंस बहुत है मुझे। मुझे पता है ये चीज एक दिन में नहीं बनेगी, इसमें बनने में समय लगेगा। मतलब ये जो भी हमने सीखा या जो भी हमारे सीनियर्स ने सिखाया कि बड़ा बनने के लिए पेशेंस रखना ही पड़ता है। तो 5 साल बाद बोला आम की फसल होती है, पूरी जिंदगी आम खाने हैं, तो 5 साल पेशेंस रखना पड़ता है। वो छोटी से एग्जाम्पल्स थे, लेकिन वो हमारे लिए तो बहुत बड़े बन गए कि आम की फसल खानी है तो 5 साल पेशेंस रखना पड़ता है। तो पेशेंस मेरे अंदर बहुत है। टारगेट सेट है माइंड में, ये करना है जीवन में, और ये भी पता है उस दिन तक होगा, ये नहीं कि एक रात में हो जाएगा। उसके बाद मेरा जो माइंड है वो पूरा प्रेजेंट में सोचता है। मैं पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल नहीं सोचता कि कल मेरी जिंदगी में क्या था और कल क्या होगा। नहीं तो क्या होता है, इंसान जब पास्ट के बारे में ज्यादा बात करता है तो दुखी रहता है कि पास्ट तो मेरा अच्छा था ही नहीं ना जी। और फ्यूचर पता नहीं कब होगा, होगा भी नहीं होगा, कल का सूरज निकलेगा भी नहीं निकलेगा, दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, तो इतनी चिंता भी नहीं करनी। तो मेरा स्टेबल माइंड है प्रेजेंट में। मैं सुबह उठता हूँ, रात तक अच्छे से काम करता हूँ और फटकार के सोता हूँ और भगवान को कहता हूँ देखो जी आज का दिन मैंने बहुत बढ़िया गुजारा, अगर कल सुबह आंखें खुलेगी तो कल फिर अच्छी मेहनत करेंगे। उसके बाद फोकस बहुत हूं, कोई मुझे भटका नहीं सकता, कोई मुझे समझा नहीं सकता, कोई मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने फोकस कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो मैं ना राइट देखता हूँ ना लेफ्ट देखता हूँ, सिर्फ अपने टारगेट को देखता हूँ। एक आंख बंद रखता हूँ जो इधर उधर ना दिखे। आपने देखा हो ना जो तीर कमान चलाते हैं या बंदूक चलाते हो, एक आंख ऐसे बंद रखते हैं। क्यों रखते हैं? इधर उधर ना दिखे, तभी निशाना सही लगता है। तो दुनिया में टारगेट अगर किसी को बीट करना है तो उसका फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। फोकस्ड माइंड कैसे होता है रणवीर जी, ये मैं बताऊंगा आपको। अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्योंकि मेरी सफलता का राज ही पूछ लिया तो सब कुछ बताना पड़ेगा। फोकस माइंड होता है कि मैं घर चला जाऊं सोते हुए भी बिजनेस सोचूं, जैसे मेरी आंख खुले मैं बिजनेस करूं ना पर सोचूं, मतलब मेरा माइंड वही सोच रहा है 24/7। मैं खाना खा रहा हूं तो भी फोकस हो कि आज मेरा क्या काम मिस हो गया, कल मुझे क्या करना है। तो पॉजिटिविटी, पैशन, प्रोसेस, प्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, फोकस और प्रैक्टिस रोज करता हूं, लगातार करता हूं। जी सर। किसी ने एक बात कही है ना, एक दिन में सफलता नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। करते रहो, लगातार लगे रहो। देखिए सर, सफलता और चुनौतियां एक दूसरे की पूरक है। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं है इस दुनिया में जो सफल हुआ लेकिन चुनौतियों का सामना नहीं किया होगा। तो इस सफलता को पाने में बहुत सारी चुनौतियां आपकी लाइफ में आई होगी। सही मायने में एक इंसान जब इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है ना, बचपन में भी चुनौतियां शुरू हो जाती है। क्योंकि शुरू में बच्चा लेटा ही रहता है, बैठ नहीं सकता, फिर बैठ जाता है तो खड़ा होने में भी दिक्कत है, फिर घुटनों से चलता है, फिर सहारा लेके कर। चुनौतियां तो मतलब ये तो एक लाइफ का एक पार्ट है और हमेशा सबको आती है। मेरी जिंदगी में चुनौतियां सबसे बड़ी तो ये थी महिपाल जी कि जब मैं इस बिजनेस में आया था मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं था, तो मुझे पूरा बिजनेस सीखना था। ये कितनी बड़ी चुनौती थी। लैपटॉप चलाना तो सोचो, लैपटॉप का नाम मैंने नहीं सुना था। मैं आर्मी में था, मैं लैपटॉप थोड़ी बंदूक चलाता था। तो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने थे तो मुझे लैपटॉप खरीदना, उसे चलाना सीखना था। कितनी बड़ी चुनौती थी। बोलना तो स्टेज पे बोलना तो मतलब दूर दूर तक की, हमने सोचा नहीं कि हम लोग स्टेज पे बोलेंगे या किसी से हम बात कर पाएंगे, ये भी एक चुनौती थी। तो सबसे पहले तो जब मैंने अपना कैरियर यहाँ शुरू किया, उस कैरियर के लिए जो चाहिए सफलता के लिए, जो एजुकेशन, नॉलेज, टूल्स, वो मुझे कुछ नहीं आते थे। तो सबसे बड़ी चुनौती आती वो एजुकेशन अपने अंदर डेवलप करनी, वो स्किल्स डेवलप करनी, अपने आप को उस बिजनेस के काबिल बनाना, डायरेक्ट सेलिंग का। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। कोशिश की, पूरी हुई। उसके बाद चुनौती रहती है रिजल्ट्स पे कि कभी फेल कभी पास। शुरू में टीम बनाई, जयपुर में टीम बनाई, पठानकोट गया वहां टीम बनाई, फिर अहमदनगर पोस्टिंग हो गई, टीम ही टूट गई। पूरी टीम इन्वेस्टमेंट प्लान में चली गई दूसरी कंपनी में, चुनौती आ गई। अच्छे खासे चेक बनते थे, जीरो आ गए। फिर एक टीम बनाई अहमदनगर में, एक फंक्शन कर दिया। आर्मी में था, पार्ट टाइम में काम करना पड़ता था। सबसे बड़ी चुनौती कि 18 घंटे आर्मी का काम करो और 2-4 घंटे मिलते थे तो अपना डायरेक्ट सेलिंग कर लो। उसमें करके भी टीम बनाई, उसमें एक फंक्शन कर लिया, वो फंक्शन के वीडियो वायरल हो गए कि नौकरी करते करते काम कैसे कर रहे। तो वहां से फौज का तो आपको पता है, आप भी तो रहे हो ना फौज में, रिपोर्ट लग जाती है।
रिपोर्ट लग गई, रिपोर्ट लग के हमारी पेशियां वेशियां हो गई, वो सब डर गए, तो वो भी टीम जीरो हो गई। और सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये थी कि मुझे नौकरी भी करनी थी, बिजनेस भी करना था। नौकरी छूट नहीं रही थी, कोई ऐसे कारण थे, और बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, तो नौकरी करते करते बिजनेस करना ये कितनी बड़ी चुनौती है। फिर तीसरी बार मेरा बिजनेस फिर जीरो हुआ, और 5 साल मैंने काम किया। 5 साल में फिर बिजनेस मतलब बड़े चेक पे था, फिर छोटे चेक पे आया, वो भी चुनौती थी। और फिर एक दिन डायरेक्ट सेलिंग से मनी हट गया था। मैंने मतलब अच्छे खासे पैसे कमाते हुए मैंने कहा यार अब नहीं करेंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा मैं, और अच्छे प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा लोगों को, तो अब नहीं देंगे। तो एक बार मतलब महीने के लाखों रुपए कमाने वाला आदमी फिर एक बार जीरो हो गया। फिर 1 साल घर बैठा रहा, फिर एडोलूपीएल दिमाग में आई, फिर आया, फिर मेहनत करी। तो चुनौतियां तो जीवन का एक मतलब पार्ट है, वो तो चलता रहता है, फेल पास चलता रहता है। बस मैं तो ये कहता हूँ, गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो। ये बचपन में वो छोटी मोटी किताब नहीं पढ़ते थे, चीटी चढ़ गई गिर गई, तो चीटी वाले से ही सीख लो मैंने। हाँ, तो वही गिरने उठने वाली कहानी है, पूरी लाइफ चलती रहती है। तो काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आई, और लेकिन सबसे लड़े और आज यहाँ तक तो पहुंचे। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई प्रेरणादायक व्यक्ति रहा या घटना रहा जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? शिव कुमार सर, मेरे जीवन में रियली एक घटना ही हुई है, और व्यक्ति एक प्रेरणादायक रहे हैं जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रेरणादायक व्यक्ति है मेरे पिताश्री। हुआ क्या था, मेरी नौकरी हो गई थी 10 साल, और मैं जैसे कि बचपन से मेरी मदर भी जॉब करती है और मेरे फादर भी जॉब करते हैं थे, मतलब अब तो पेंशनर हैं सरकारी। तो घर में ना ऐसा कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो मैं बचपन से बड़ा खर्चीला हूँ, और मतलब पहले दिन से मैं बहुत पैसा खर्च करता हूँ। और मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था, तो जो जेनेटरी थी ना स्कूल में पढ़ने वाली, वो भी अच्छे मतलब अच्छे रईस लोगों के बच्चे आते थे, तो उनके बीच में रहना है तो खर्चे तो होते ही थे। तो मेरे पापा खुला पैसा देते थे, और नहीं देते थे तो मैं पापा की जेब से भी कभी कभी निकाल लेता था। जी सर। पैसे तो आते, अकेला लड़का था मैं, भाई बहन थे नहीं। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे कोई सेविंग करनी है या मुझे जिंदगी में कुछ करना है, क्योंकि मेरा बड़ा एकदम सा माइंडसेट था यार, मम्मी तेरी कमाती, पापा तेरे कमाते, प्लॉट तुम्हारे 5-7 पड़े, 2 मंजिला घर तुमने मोदीनगर जैसे शहर में बना रखा है, गाड़ी घर में सेंट्रो थी, एसी घर में था। तो मुझे लगा कि बस तू तो मजे कर। तो मैंने 10 साल में खूब पैसा जितना मुझे फौज से मिला वो तो मैंने पूरा खर्च कर ही दिया, 1 रुपया मेरे पास नहीं था। और पापा से भी 10 साल में मैं 2-5 लाख रुपए लेके खर्च कर गया। तो एक दिन मेरे पापा मुझे लेके, अब घर में तो झगड़े चलते, और खासकर जब आपकी शादीशुदा जिंदगी होती है तो कभी कभी सास बहू की ससुर बहू की बनती है, कभी नहीं बनती। तो हमारे घर में भी कोई छोटा मोटा ऐसा घटनाक्रम हुआ, तो मेरे पिताजी को गुस्सा आया, बोला तू एक घर नहीं बना सकता, तू आज मेरे घर में रह रहा है, 10 साल की नौकरी में तू मुझसे कितने पैसे ले गया, और तू और तेरी बीवी दोनों मिलकर पूरी जिंदगी लगे रहना, तो भी तुम्हें मेरे घर रहना पड़ेगा, एक घर नहीं बना सकते तुम। तो उस दिन मुझे प्रेरणा मिली कि पैसा क्यों जरूरी है, कि पिताजी भी कभी कभी भड़क सकते हैं। तो मतलब पापा कुछ ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने कहा मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तू रोड पे सोएगा, और तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, और तूने 1 रुपया नहीं जोड़ा फौज की नौकरी में। अब साहब मैंने इसलिए नहीं जोड़ा था कि इन लोगों के पास पैसा था खूब सारा, तो मैं क्यों जोड़ूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज बापू का मूड कुछ अलग है, या कभी भी बदल सकता है। तो मैंने पापा से कहा कि मैं घर छोड़ देता हूँ। मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के मैं सिरसा में चला गया, एक छोटा सा हमने कमरा लिया, वो भी था पापा का ही, लेकिन उस बड़े घर से छोटे घर में मैं शिफ्ट हो गया, वो भी पापा का ही था। और एक कमरा था, और वो भी सिरसा जैसे शहर में गर्मी बहुत पड़ती है, तपता था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वहां पर रहने लग गए। जिंदगी अपने दम पे निकालनी थी, आदत थी नहीं। तो पहले तो पापा से पैसों का सपोर्ट मिलता था, वो बिल्कुल बंद हो गया, तो तनख्वाह में गुजारा होना मुश्किल हो गया। तो जिंदगी में उस कमरे में रह के, एक कमरा, इसमें किचन भी अटैच थी, बाथरूम भी अटैच था, और जो तकलीफें उठाई बड़े घर से छोटे घर में जाकर, और पापा की वो बार बार कानों में जो बात गूंज रही थी, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं बन सकता, तू एक घर नहीं बना सकता।
और जो सिरसा में गर्मी पड़ती थी और दोनों बच्चे उबलते थे, और जो पहले क्योंकि पापा मम्मी थे तो इधर मम्मी कमा के लाती, इधर पापा ला रहे हैं, रोज फ्रूट आ रहे हैं, रोज दूध आ रहा है, कोई कमी नहीं थी मेरे घर में। लेकिन जैसे ही मैं अलग हुआ कमी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी तनख्वाह थी 7,000, 2007 की और 6 की बात आपको बता रहा हूँ। अब 7 में 5-1 हज़ार आते थे कट कटा के, और वो पूरे के पूरे उन दिनों खर्च हो जाते थे। तो वहां मुझे एहसास हुआ कि यार तरक्की जरूरी है, पैसा जरूरी है। और फिर पापा की वो कानों में बात, अब पापा को कुछ करके दिखाना है यार, पापा को कुछ करके दिखाना है। पापा हल्के में लगे मेरे को, पापा को ऐसा लग रहा है तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर सकता। बस वो पापा की वो बात जो मुझे हमेशा मेरे कानों में गूंजती थी, वही प्रेरणा बनी कि कुछ करके दिखाना है। और कोशिश थी कि इनके जीते जी करके दिखाना है। तो आज मदर फादर दोनों जिंदे हैं, और जो भी वो देख पा रहे हैं, देख रहे हैं अपने बच्चे की सफलता, आज खुश है। और मैं फिर भी कह देता हूँ, घर से तो तुमने निकाला था। बहुत अच्छा है सर कि आपने ये बताया कि आपके पापा के चलते आपके लाइफ में एक नई प्रेरणा मिली, जहाँ से आप जीरो से हीरो बने। देखो, हर व्यक्ति में पोटेंशियल होता है, बस उसे ट्रिगर करने की जरूरत है। मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा आइडल मेरे पापा को मानता हूँ। जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता था, उससे इतना कुछ करा दिया, वो ट्रिगर कर दिया, मुझे जगा दिया, मुझे मेरी पावर का, मेरी ताकत का एहसास करा दिया कि तू भी कुछ कर सकता है। थैंक यू माई डैड, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ जो भी कुछ हूँ आज। ओके, तो सर आप किसी एक ऐसे पल के बारे में बताओ जब आपको महसूस हुआ हो कि आपकी मेहनत और कंपनी का विजन दोनों सही दिशा में है। रामवीर जी, ये तो रिसेंट का ही एक वाक्य है, बहुत रिसेंट का है। अभी हमारे विजय रथ चल रहे हैं। वाक्य ऐसे पल और क्षण तो बहुत आए जीवन में, बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। इस 18 साल की जर्नी हो गई है, आप समझ सकते हो। 2007 से 2024 तो बहुत कुछ देखा, लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ वो मेरे लिए थोड़ा बड़ा प्यारा क्षण था। मैं लखनऊ में विजय रथ में था, और लखनऊ के विजय रथ में एक बच्चा आता है जिसके दोनों पैर नहीं होते स्टेज के ऊपर, और उसे हमारे लीडर्स रिकॉग्नाइज करते हैं, नीचे बैठ के फूल देते हैं। उसके ऊपर वो भी नहीं थी, जिसे वैसाखी कहते हैं ना, वो भी नहीं थी, मतलब उसको चलना भी हाथों से ही पड़ता है। और वो हमारी कंपनी में ना सफायर रैंक अचीव किया उसने। ग्रेट। सफायर का मतलब है 18 लाख रुपए उसने कमाए। 18 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती 4-5 साल में कमाना एक आम आदमी के लिए, और एक उस आदमी के लिए जिसे चलने के लिए हाथों की जरूरत है, पैर भी नहीं काम कर रहे। मेरी लाइफ का सबसे प्यारा क्षण वही था, वही वाकया था जब मुझे महसूस हुआ कि यार हम सही काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ ये लोग भी पैसा कमा के अपना करियर बना सकते हैं, तो देश के काफी बच्चे करियर बना सकते हैं, काफी यूथ, काफी लोग हमारे यहाँ सफल हो सकते हैं। वो भाई थोड़ा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। ग्रेट सर। सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सफल और एक स्थिर इनकम आ सकती है? महिपाल सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके मेरे नजरिए शुरू में तो नहीं थे, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग को समझा, शुरू में तो जब हम आए थे, या आप भी आए होगे हमसे काफी, आपने भी कई साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। शुरू में तो काम से फुर्सत नहीं होती और पता भी नहीं चलता, जानकारी भी नहीं होती, लेकिन काम करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, पता चल जाता है। मेरा नजरिया इसके प्रति बहुत पॉजिटिव है सर। ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो दे सकती है इस पूरी दुनिया को, इस समाज को, इस सोसाइटी को, कंट्री को, जो मतलब और कोई दूसरी इंडस्ट्री इस लेवल का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ भी बहुत एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये इंडस्ट्री कुछ अलग है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में आके काम कर सकता है। दूसरा, जो हमारे जिंदगी में जिसे सक्सेस का ना एक फॉर्मूला है, टाइम इज मनी, फॉर्मूला कहते हैं कि भाई सफल आदमी का फॉर्मूला क्या है, समय ही पैसा है। मतलब जो व्यक्ति इस जीवन में अपना समय बढ़ा सके वो पैसे कमाता है, और अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई कर सके वो पैसे कमाता है, वही कामयाब होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अंबानी, अदानी,
अब अंबानी अदानी एक व्यक्ति है, लेकिन इसके यहाँ पर एमबीए भी काम कर रहे हैं, बीबीए भी काम कर रहे हैं, एमटेक भी काम कर रहे हैं, बीटेक भी काम कर रहे हैं, लेबर भी काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर भी काम कर रहा है, मैनेजर भी काम कर रहा है। दुनिया का हर टैलेंट उसकी फैक्ट्रियों में काम कर रहा है और वो रोज आता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, 8 घंटे की कीमत लेता है और अपने घर चला जाता है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अंबानी के लिए अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं और 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 लाख घंटे काम हो रहा है। अगर हम सर 8 लाख घंटे को 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 33,333 दिन आएंगे। बिल्कुल। मतलब जो व्यक्ति इस जीवन में 33,333 दिन होते हैं, 90-95 साल उम्र में जो कमाता है वो अंबानी अदानी से एक दिन में कमा लेते हैं, क्योंकि उनका समय मल्टीप्लाई हो चुका है, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं। अब एक छोटा एग्जांपल करता हूं। एक किसान की फसल है, बहुत बड़ा खेत है, उसने गेहूं बोया 50 बीघा 100 बीघा, अकेला नहीं काट सकता, उसे भी लोगों की जरूरत है उस फसल को काटने के लिए। तो मेरे हिसाब से कॉमन आदमी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा अभाव है कि उसके लिए लोग काम करेंगे तो पैसा लेंगे, और तनख्वाहें लोगों को 20-50 हजार है तो किसी को पैसा कहां से देगा अपने लिए काम कराने के लिए। आपने देखा होगा एक हलवाई की दुकान पे भी हलवाई के यहाँ 5 आदमी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एक हलवाई सारे काम नहीं कर सकता। तो ये जीवन का सत्य है कि अगर आपको सफलता की तरफ जाना है तो आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा। अब या तो पैसे देके करा लो या डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में आके करा लो। पैसे देके काम कराना एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बस की नहीं है, क्योंकि जो पैसा वो कमा रहा है उसके घर में ही खत्म हो जाता है। उसी के जीवन यापन की 30 दिन की जो जरूरत है वही खत्म करने में वो पैसा उसका खत्म हो जाता है। तो पैसे को दे नहीं सकता। और लोगों को समय अगर लोग किसी को देते हैं तो वो कहते हैं मुझे कीमत दो। प्लम्बर भी घर में आता है, बोला कीमत दो, इलेक्ट्रिशियन भी आता है तो कीमत दो। तो हमारे भी बुजुर्ग मेहनती थे, दादा परदादा, पर वो अपना कोई ऐसा आइडिया नहीं डेवलप कर पाए जिससे उनका समय मल्टीप्लाई होता, टैलेंट मल्टीप्लाई होता और लोग उनके लिए काम करते बिना पैसे लिए। और ये सिर्फ पॉसिबल है तो इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल में। दूसरी बात, यहां एक सफल आदमी असफल आदमी का हाथ पकड़ता है। ये मैंने एक नई इंडस्ट्री देखी कि कामयाब लोग अपनी कामयाबी के फॉर्मूले शेयर नहीं करते, और यहाँ कामयाब आदमी फॉर्मूले छोड़ो अपना सब कुछ शेयर करता है, अपना गाड़ी, अपना समय, अपना टैलेंट, अपनी पर्सनैलिटी और जो भी उसने सीखा है। तो एक असफल को सफल बनाना ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में है। एक उम्र का कोई तकाजा नहीं, टैलेंट का कोई तकाजा नहीं, डिग्री का कोई तकाजा नहीं, जेंडर का कोई तकाजा नहीं, समय का कोई तकाजा नहीं। 2 घंटे करो, 1 घंटे करो, ना करो 4 दिन में 1 दिन करो या 4 दिन लगातार करो। तो मेरा नजरिया बहुत पॉजिटिव है और मुझे लगता है ये इंडस्ट्री देश के एम्प्लॉयमेंट में और एक मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास में लाने में, अपर मिडिल क्लास को हायर क्लास में लाने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, निभा सकती है। और सफल और स्थिर कैरियर की मैं बात करूं तो ये तो है ही स्मार्ट बिजनेस। स्थिरता क्या होती है? स्थिरता होती है कि भाई जब हम इस दुनिया में हमारे साथ कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में हो, एक एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए या दुनिया से चले जाए तो घर पैसा आता रहे। तो यहाँ आता है, नेटवर्क काम करता है, यहाँ पैसा आता है। हम कुछ छोड़ के नहीं जाते लेकिन नेटवर्क तो छोड़ के जाते हैं। तो स्थिरता है और अच्छी कंपनियों में तो स्थिरता है और अच्छे प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो लोग बार बार खरीदते रहते हैं। तो एक बार काम करके भी पूरे जीवन पैसे आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अलग ही तरह की ये दुनिया है। अच्छा, एक चीज और थी, यहाँ पर आपको पैसे के साथ फेम भी बहुत मिलता है। लाखों लोग आपको आइडल मानते हैं, आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप लोगों की सफलता में उनके सारथी बने, उनके साथी बने। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई साहब कि पैसे वाले जितने भी लोग दुनिया में हैं, चाहे अरबों खरबोपति, उनके पास स्टाइल है और एक डायरेक्ट सेलर के पास लाइफ स्टाइल है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का भारत में फ्यूचर क्या है और इसे और बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या नए कदम उठाने चाहिए? भारत में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर नहीं, हर एक इंडस्ट्री का फ्यूचर है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट ही बेचते हैं। तो प्रोडक्ट का कंजप्शन 150 करोड़ में कितना हो सकता है, यह हमें सोचने वाली बात है।
दूसरा, हमारे देश में अभी रोजगार की संभावनाएं हर क्षेत्र में उतनी नहीं है जितनी इस देश को रोजगार चाहिए। तो वहां भी ये रोजगार देता है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट करता है भारत में। अगर मैं बात करूं भारत में डायरेक्ट सेलिंग की, तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग में अभी तो जस्ट शुरुआत है। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का 16 लाख करोड़ का धंधा है, जिसमें मैं 2 बड़े देश बता देता हूं आपको। हमारी आबादी वाला देश है चाइना, 4 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है। उसके बाद है अमेरिका, 3.5 लाख करोड़ रुपए, 33 करोड़ की पॉपुलेशन है मात्र। इंडिया में हमारी रिपोर्ट है 24,000 करोड़ का धंधा हुआ है 2023-24 में। तो आप समझ सकते हो कि आज भी हम डायरेक्ट सेलिंग में कहां तक पहुंचे। तो इंडिया का फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ब्राइट है, और ये जस्ट शुरुआत है सर। जो लोग इसको समझ गए और टाइमली इस इंडस्ट्री के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिए, उनके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और शिवपाल सर, जैसा कि आपने बोला कि भाई इसकी बेहतर बनाने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए, तो परसेप्शन इसका पॉजिटिव करना चाहिए। हम लोगों को जाके लोगों को बताना चाहिए, सोशल मीडिया से भी लोगों को अवेयर करना चाहिए कि एक अच्छी इंडस्ट्री है, यहाँ अच्छा फ्यूचर है, अच्छी ग्रोथ है। गवर्नमेंट को भी हमें अपने सपोर्ट में लेके चलना चाहिए। और जैसे अभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, मैं तो कहता हूँ वहाँ भी अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, जिसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाकर अवेयरनेस देनी चाहिए आज के यूथ को कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आपको क्या सपोर्ट कर सकता है, कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, और आपको किस लेवल की आपके ड्रीम्स पूरे करा सकता है, और ये कितना खूबसूरत मॉडल है। सर, मेरा एक और सवाल आपसे है कि क्या आगे आने वाले दिनों में पढ़े लिखे लोग भी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे? ये 100% करेंगे। इसके फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको। जब कभी भी एम्प्लॉयमेंट कोई व्यक्ति देता है, वो एक सैलरी का स्लैब निकालता है, कोई भी कंपनी, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे। आप आज ये देख रहे हो कि भारत के अंदर 100 वैकेंसी निकलती है तो 10,000 बच्चा ट्रेन में जाता है नहीं जाता? किस लिए? कि मुझे जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट में अगर किसी को, मान लो किसी को सैलरी पे किसी को रखना है और वो वैकेंसी निकालता है 10, तो 100 लोग इंटरव्यू को जाते हैं, तो पहले वो निकालता है 50,000 तनख्वाह, फिर 50 से करता है 25, 25 से करता है 20, उसे पता 100 लोग है, 10-15 लोग तो ये सैलरी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट इंडिया में उन बच्चों को भी नहीं मिल रहा वो पैसा जिस पैसे के वो हकदार है। आज एक बच्चा BBA MBA करके 5 इयर्स निकालता है, बीटेक 4 साल में करता है, और एमटेक फिर मुझे लगता है 1 साल 2 साल में करता है। 5-5, 6-6 साल बाद डिग्रियां लेके आते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से, जहां उनके परिवार वाले लाखों रुपए महीने की, 16 साल की, लाखों रुपए साल की फीस देते हैं। ये सोच के ये बच्चा आएगा सीधा लाख रुपए पे, 2 लाख रुपए पे, 3 लाख रुपए के महीने के पैकेज पे लगेगा, साल का 36 लाख, 24 लाख, 48 लाख साल का कमाएगा, 60 लाख कमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज इंजीनियर 2.5 लाख रुपए के पैकेज पे, MBA BBA वाले 3 लाख के पैकेज पे। तो पढ़ाई ज्यादा, स्किल्स ज्यादा, टैलेंट ज्यादा, लेकिन उसके एवज में पैसा कम मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को ये इंडस्ट्री आकर्षित कर रही है। अभी बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इवन अभी के मैं एग्जांपल देता हूं, IITians का एक ग्रुप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा है। IITians का, हमारी कंपनी में दुनिया भर के BMS, MBBS, MBA, BTech इंजीनियर बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एग्जांपल है कि लोगों ने 2-2 लाख की सैलरी अच्छे ग्रुप में काम कर रहे थे, और वो क्विट करी और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर देखा और आके डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर लगाया। अच्छे एजुकेटेड लोग। तो अच्छे एजुकेटेड लोगों को उनकी वर्थ ना मिलने के कारण, जिसके वो कैपेबल है, लायक है, वो कीमत ना मिलने के कारण उनको लग रहा है इंडस्ट्री उनको कीमत देगी। यहाँ वो अपनी मेहनत से जितना मर्जी कमा सकते हैं और जो मर्जी पा सकते हैं, तो लोग आएंगे सर। पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस है सर ये। अच्छा, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन है सर कि अच्छे एजुकेशन लिए हुए बच्चे या प्रोफेशनल लोग इस बिजनेस में आते हैं, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में उनके जल्दी सक्सेस होने की संभावना है? हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जिंदगी में पढ़ाई का अपना ही रोल है, अपना ही महत्व है। ये कहने की बात है कि अनपढ़ पढ़े लिखों से ज्यादा कम पैसे कमाते हैं। मैं सही बात बताऊं आपको, जितने अनपढ़ है उनका आइडिया होता है, लेकिन काम उनके लिए पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों के लिए काम ना करें, तो अनपढ़ों के लिए अनपढ़ काम करे, तो अनपढ़ कभी पैसे नहीं कमा सकते। बोला धीरू भाई अंबानी 12वीं पास था, ये डायलॉग बहुत लोग मारते हैं।
निर्मा का करसन भाई पटेल 12वीं पास था, ये डायलॉग बहुत लोग मारते हैं। एमडीएच वाला 10वीं पास था, अनपढ़ था। ये रियली एक डायलॉग है। हकीकत में उनका आइडिया उनका था, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट सारे एजुकेटेड लोगों ने किया है, जो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बाहर से पढ़ पढ़ के आए थे, अमेरिका से, लंदन से। ऐसे ऐसे लोग इनकी टीमों में होते हैं जो इनको बड़ा बनाते हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं, एकेडमिक्स एजुकेशन का बहुत फर्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर आएगा बहुत जल्दी सक्सेस होगा। अगर एक 10th 12th यहाँ पर सक्सेस 5 साल में हो रहा है, तो एक अच्छा ग्रेजुएट, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा एमबीए यहाँ पर मुश्किल से 2 साल में सक्सेस हो जाएगा। एजुकेशन का अपना प्रभाव है। आज मैं अपनी बात करूं, मेरी एजुकेशन 12th है। अगर मेरी एजुकेशन में लंदन से पढ़ाई होती तो कुछ प्लस होता सर, माइनस नहीं होता। एजुकेशन हमेशा काम करती है रामवीर सर। कहते हैं ना, दुनिया में आपसे सब कुछ छीन सकता है कोई, लेकिन आपका ज्ञान नहीं छीन सकता। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। सर एक लाइन है कि जीतना है तो सीखना है, और दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में अगर आदमी कामयाब होना चाहता है तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी कामयाब होने के लिए किसी एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है? 100% नहीं, 110%, 1000%, 5000%, 10,000%, मतलब जितने परसेंट लगाने लगा लो। विदाउट एजुकेशन सिस्टम, विदाउट डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन, आप सक्सेस हो ही नहीं सकते डायरेक्ट सेलिंग में। देखिए महिपाल सर, यहाँ पर होता क्या है कि तकरीबन लोग ना पहली बार जब इस फंक्शंस वगैरह देखते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति, अपने जैसे व्यक्ति से मिलते हैं, या मतलब अपने जैसे व्यक्ति को कामयाब होते थे, मोटिवेट हो जाते हैं, और वो एकदम से मोटिवेट होकर कहते हैं मैं भी करूँगा। और आपको तो पता ही, पैसे यहाँ कुछ लगते नहीं, जो पैसे देते हैं उसके प्रोडक्ट मिल जाते हैं, है कि नहीं? तो उन्हें क्या है कि यार प्रोडक्ट ही तो खरीदना और मैं भी करोड़पति बन जाऊँगा, तो एक मोटिवेशन में ही आते हैं। लेकिन सर बिजनेस मोटिवेशन से नहीं होता। मोटिवेशन ना जस्ट एक स्टार्टअप है। अपने कैरियर को शुरू करने के लिए एक स्टार्टअप, एक आदमी के दिमाग में एक विचार आता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, एक मोटिवेशन है। लेकिन उसके बाद वो प्रोसेस है, कैसे बनना है, क्या क्या उसमें करना है, क्या क्या उसमें नहीं करना, ये कहाँ से सीखता है? अकेडमी ज्वाइन करके, एक कोच की कोचिंग लेके कि क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, और कैसे मुझे करना है क्रिकेटर बनने के लिए। तो क्रिकेटर बनना एक विचार है मोटिवेशन का, मुझे डॉक्टर बनना है, एक मोटिवेशन है कि मेरे कैरियर की शुरुआत हो जाए, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन डॉक्टर बनने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये कौन बताएगा? ये तो एजुकेशन सिस्टम ही बताएगा। तो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आपने देखा होगा कि बहुत लोग जल्दी आ जाते हैं एकदम से कि भाई मैं भी करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन में आए, मोटिवेशन में रहे और एजुकेशन से दूर रहे। तो सर एजुकेशन तो दुनिया के हर कैरियर के लिए अलग अलग बनी हुई है ना। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं तो डॉक्टर हूं और मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पूरी एजुकेशन है, तो नहीं, यही तो उसका विचार गलत है कि भाई आप डॉक्टर हो, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की एजुकेशन है, पर आपका डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन नहीं है। मैंने तो एमबीए किया है मार्केटिंग से, तो मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन नहीं। डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन आपके पास नहीं। आपने कॉमर्स पढ़ा होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं पढ़ी। तो डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पढ़ाई जाती है? डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाती है। तो मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि हर एक कैरियर की अपॉर्चुनिटी, जो भी आपने कैरियर अपनाया, उसके बेसिक फंडाज हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक इंजीनियर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर नहीं बनता, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ लेना पड़ता है। और एक डॉक्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनता है, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के बनता है। मतलब दुनिया में आप सबकी अपनी अपनी एजुकेशन है। कुछ भी बनना चाहोगे तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट एजुकेशन है। अब हमारी जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, इसकी अलग एजुकेशन है। लिस्ट बनानी है, फॉलो अप करना है, इनविटेशन करना है, सेमिनार में कैसे लाना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कैसे करनी है, सेमिनार कैसे करने हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये तो एजुकेशन सिस्टम ही सिखाता है। कपड़े कैसे पहनना है, इंट्रोडक्शन मीट कैसे करनी है, हाथ कैसे मिलाना है, आंख में आंख डाल के बात कैसे करनी है, अपना बॉडी को कैसे रखना है, तो हमारा सिस्टम सिखाता है। तो सर मेरी एक बात हमेशा मैं कहता हूं, 100 साल पहले भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते थे डॉक्टर बनते थे। बहुत इंटेलिजेंट लोग आए, बहुत बहुत समझदार लोग आए, अपने हिसाब से आज तक एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं बदल पाए। 100 साल बाद भी जो डॉक्टर बनेगा उसे पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पड़ेगा।
तो जो नेटवर्किंग 1895 में शुरू हुई थी, उसके सब्जेक्ट उस दिन भी फिक्स थे, आज भी फिक्स हैं और 100 साल बाद भी फिक्स रहेंगे। तकरीबन लोग गलती क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट डेवलप कर देते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना, एजुकेशन लेना, अपने आप को काबिल बनाना और अपने आप में स्किल डेवलप करना डायरेक्ट सेलिंग की, इसके बिना आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते। सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वापस जाते तो आप क्या बदलते या क्या सीखते? अगर मुझे, वैसे तो ये हो नहीं सकता है इस जन्म में कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन मेरा अगर कोई पश्चाताप है तो यही है शिव कुमार जी कि बचपने में बुद्धि नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती, अल्लड़पन होता है, मौज मस्ती का माइंडसेट होता है, लेकिन वक्त बीत जाने पे पता चलता है। अगर मैं अपनी जिंदगी में दोबारा मुझे मौका तो नहीं मिलेगा, अगर मिले तो मैं पढ़ना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा और अपने माँ बाप की सारी बात मानना चाहूँगा जो मैंने पहले नहीं मानी, जिसकी वजह से एक कालखंड मैंने अपने जीवन का बहुत कष्ट में भी रहा हूँ। मैं 15-20 साल जो नौकरी करी है वो इसलिए कि मैंने पिता की बात नहीं मानी और मैंने एक अच्छी पढ़ाई नहीं करी। यही मेरा, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा। ओके सर, आप हमेशा ना खुद की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा जोर देते हो, इससे क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देने का मेरा एक ही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर टिका हुआ है प्रोडक्ट के रिजल्ट्स पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट के प्राइस पे। हमारी इंडस्ट्री में, अगर मैं ये नहीं कहता कि जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हो सकते, हो सकता है वो किसी अच्छे लोग से ले रहे हो, अच्छे व्यक्ति से मिल रहा हूँ, मुझे उसमें मतलब मैं किसी के प्रति कोई नेगेटिव बात नहीं करता कि अगर कोई नहीं भी बना रहा है और बेच रहा है तो ठीक है, बेच रहा है, उसका सोचना है। पर मैन्युफैक्चरिंग करने के फायदे क्या क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। नंबर 1 फायदा होता है कि हर एक प्रोडक्ट की रिसर्च होती है, R&D। तो रिसर्च में प्रोडक्ट आता है तो जो रिजल्ट मुझे चाहिए, 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा, टेस्ट चाहिए, जीव को टेस्ट कैसा होना चाहिए, आफ्टर प्रोडक्ट लेने के बाद फील कैसा आना चाहिए, उसमें क्या क्या डला है, क्या क्या नहीं डला, ये मेरी आंखों के सामने डलता है और आंखों देख पे इंसान पूरा विश्वास करता है और यकीन करता है, तो उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। अब एक तो आप अपने घर में, जैसे हमारे यहाँ किसानों में, एक तो खुद दूध निकाल के लाके पी रहे हो दूध को, और एक कितने अच्छा दूध या कितने ऑथेंटिक है और वो दूध देके जाता है। कभी कभी मन में आता है पानी तो नहीं मिला दिया, लेकिन जब खुद निकाल के पिया तो भाई मैंने तो मिलाया नहीं। तो मुद्दा है मैंने तो मिलाया नहीं, मैंने क्या मिलाया मुझे पता है। तो एक तो यहाँ रिसर्च R&D का बहुत बड़ा रोल है कि हर प्रोडक्ट पे R&D होती है। रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा रोल है कि हर रॉ मटेरियल मेरे सामने जा रहा है। अब सर ऐसे भी रॉ मटेरियल होते हैं जिनमें कीड़े भी पड़े होते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, जिनको हम रिजेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो मैंने माल किसी से लिया और वो कीड़े पड़ाई डाल दिया, उसने क्या पता, तो वो प्रोसेस नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल होता है। हर प्रोडक्ट एक बार बनेगा तो उसकी क्वालिटी कैसे रहनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। तो सारे डिपार्टमेंट जब अपने कंट्रोल में रहते हो तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसा है मुझे पता है, और खराब है तो भी मुझे पता है कि यार इसमें ये चीज डलती तो और अच्छा होता, वो भी मुझे पता है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा ही, वो तो मैंने जो डाला है वो सिर्फ बना होगा। खराब है तो भी मुझे पता है, अच्छा है तो भी मुझे पता है, और खराब को अच्छा कैसे करना है ये भी मुझे पता है। तो मैं अवेयर्ड हूं कि मार्केट में मैं क्या दे रहा हूं, और इस अवेयरनेस से मेरा एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। तो मैं अपने डायरेक्ट सेलर से, अपने लीडरों से बात करता हूं तो उन्हें बता सकता हूं बीच में क्या डला है, क्यों डला है, और इतना पैसा भी इसमें क्यों लगा है, और इतना इसका प्राइस भी क्यों है, वो सारे क्यों मेरे पास क्लियर है। और दूसरा, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी होती है तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो जाता है। कल को डिमांड बहुत आ जाए और सामने वाला ना दे पाए तो प्रोडक्ट शॉर्ट पड़ेगा। अपनी फैक्ट्री है तो 3 शिफ्ट में काम कराया जा सकता है, मशीनें बढ़ाई जा सकती हैं, लेबर बढ़ाई जा सकती है, रॉ मटेरियल मंगाया जा सकता है, तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज भी ना पड़े। ये भी अपने अभी आपने देखा कोविड के टाइम पे तकरीबन आप लोगों को ज्ञात होगा कि सब कंपनियों के प्रोडक्ट शॉर्ट पड़े थे, अपने नहीं पड़े थे। अपनी पूर्ति 100% कोविड में हम लोगों ने की है, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग तो लोगों की कंपनियां होती हैं, तो लोगों का पैसा लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होता है, कहते हैं ना बिजनेसमैन की पर्सनल नेटवर्थ नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो आज हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़े लेवल पे है और हमारी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और हो सकता है 6ठी भी हम लगाएं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है।
लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करने वाले को वो सम्मान नहीं मिलता जो कि विदेशों में मिलता है। जिस तरह से आज अगर हम अमेरिका की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग करने वाला एक इंसान आज प्रेसिडेंट लेवल की उपाधि तक पहुंच गया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जी की दो खुद की कंपनी है और एक तरह से वो नेटवर्कर ही है, सफल बिजनेसमैन भी है। क्या ऐसा कल्चर कभी हिंदुस्तान में आ पाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग करने वालों को एक रेस्पेक्टेड आदमी की नज़रों से देखा जाएगा? हाँ देखो, होता क्या है ना, ऐसे तो मैं आपको बताऊं, जैसे ना हमें भी लगता है कि भाई कई सारे परसेप्शन चलते हैं मार्केट में कि अमेरिका में तो अच्छी कंपनी चलती है, बुरी नहीं चलती, अमेरिका में तो ये प्लान चलते, ये नहीं चलते। ऐसा कुछ नहीं, सब जगह सब जैसे लोग हैं। लेकिन जब जिनकी संख्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है वो ज़्यादा भारी पड़ते हैं। जैसे कि अमेरिका में भी 2 नंबर कंपनी उल्टी सीधी सब चलती है, लेकिन वहाँ पर संख्या जो ज़्यादा है कंपनियों की, वो अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी देने वाली कंपनियों की है। और वहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वहाँ तकरीबन लोग एजुकेटेड हैं। गवर्नमेंट इलिटरेट किसी को रहने देती है, लिटरेट करती है, सबको पैसा देती है, स्कूल देती है, पढ़ाई देती है। तो डायरेक्ट सेलिंग की डेप्थ नॉलेज है उस कंट्री में, समझे? तो उस वजह से क्या है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नेगेटिव सवालात नहीं करते। और डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज और है महिपाल जी, कि यहाँ ना 4-5 साल में कैरियर बन जाता है। तो वो भी लोग स्मार्ट लोग हैं, कहते हैं यार हम 50 साल नौकरियां क्यों करें, 50 साल बिजनेस क्यों करें, क्यों ना 5 ही साल में कैरियर बना लें। तो स्मार्ट लोग हैं, तो इसलिए वहाँ का परसेप्शन बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, R&D के प्रोडक्ट हैं वहाँ। और आपको पता है कि अमेरिका वैसे भी मार्केटिंग में नंबर 1 है, तो किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करता है तो अमेरिका बहुत अच्छी करता है। तो उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अमेरिकन कंपनी जितनी भी इंडिया में भी है उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझे? तो इस वजह से एक दिन इंडिया में भी ऐसा आएगा कि जब इलिटरेसी थोड़ी खत्म होगी, हमारे लोग भी ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी अच्छी कंपनियाँ आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगी, और कहीं ना कहीं परसेप्शन जैसे जैसे देश का पॉजिटिव होता रहेगा, हमारे यहाँ भी लोग बहुत कैरियर लगाएंगे और आज भी लगा ही रहे हैं। सर, आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए? शिवकुमार जी, डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ होना चाहिए, सभी तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए, लेकिन प्राइस कंट्रोल होने चाहिए और क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। जी जी। अब जैसे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, या मेरे मन में विचार आता है कि मैं तो अगर जहाज भी बेचूं तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में बेचूं, कारें बेचूं तो भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में बेचूं, स्कूटर बेचूं तो भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में बेचूं, LED बेचूं तो भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में बेचूं, मोबाइल बनाऊं कभी मैं जिंदगी में अपना ब्रांड का तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में बेचूं। जी। जैसे आज आपने एक ब्रांड देखी होगी ज़ूडियो, वो इतने कपड़े बेच रही है और पूरे देश देश में उसने वो खरीदे हैं, क्या नाम है, वो बना रखे हैं शोरूम, लेकिन उसमें कंट्रोल है प्राइस पे। तो एक आम आदमी को अच्छी रेट में अच्छा कपड़ा मिल रहा है तो बेच रहे हैं ना, वो भी बेच रहे हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में भी कपड़े बेचे लोगों ने, पर 100 रुपए का 7,000 रुपए में, वो गलत है। जी जी। वो सही मायने में प्रोडक्ट की आड़ में कहीं ना कहीं मनी रोटेशन ही है। प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन हो जाए 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, बस। ट्रेडिशनल मार्केट भी करता है इतना, 6, 7, 5, 4, 5 गुना। ठीक है भाई, बीच का पैसा है, C&F को भी ट्रेडिशनल में पैसा देना था, कोरियर का पैसा था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा था, GST थी, टैक्स था, फिर मार्जिन था रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को। ठीक है, वो एक लिमिट है, पर ऐसा नहीं है कि भाई आप 100 गुना 200 गुना तो फिर कुछ भी मत बेचो, फिर कुछ भी मत बेचो। जी जी। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्राइस पे ट्रेडिशनल मार्केट को बीट करते हुए अच्छी क्वालिटी और प्राइस का कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ बेच सकते हो, कोई भी, मतलब कोई भी, पेन से लेके सुई से लेके जहाज तक, मेरा ये मानना है। ओके, तो सर आप ये डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? देखो, हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग गुरुजी बहुत बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, है ना? और इस चीज को सुनकर कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बोले यार ये तो गुरुजियों का धंधा है, यहाँ तो गुरुजी महागुरुजी चलते हैं। मतलब जो लोग हमारी इंडस्ट्री को समझते नहीं, नजदीक से जानते नहीं, उन लोगों में इस तरह का परसेप्शन होता है, इस तरह की वो हमेशा काउंटर्स करते रहते हैं, यार ये तो मालाएं बहुत पहनाते हैं और यहाँ तो फूल बहुत बरसाते हैं, यहाँ तो क्या नाम है, फूलों की पत्तियों में तोल देते हैं, और गुरुजी महागुरुजी का धंधा है। हमारा बिजनेस का ना मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, यह सीनियर जूनियर का मॉडल नहीं है। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर। हमारी इंडस्ट्री में ज्यादातर अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आती है। राइट सर। तो आप जानते हो कि एक जीवन यापन अपर मिडिल क्लास का कैसे होगा, मिडिल क्लास का कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं जिंदगी उनकी अंधकार में होती है। और एक
डायरेक्ट सेलर अपलाइन के तौर पे जाके उस अंधकार से निकाल के कहता है कि बेटा तू ये कर सकता है, तू इतना कमा सकता है, तू हमारे मॉडल में आ, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तुझे ट्रेनिंग दूंगा, तुझे इस काबिल बनाऊंगा, तुझ में स्किल डेवलप करूंगा, तू गिरेगा तो उठाऊंगा, तुझे अपने साथ चलाऊंगा, सिखाऊंगा। राइट और अगर वो ऐसा कर देता है, जो आया था उसको इस धंधे को समझाने, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है अपना गुरु, कि मेरा गुरु है, राइट ये मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जा रहा है। तो पहली बात तो यह है कि ये गुरुजी वाले शब्द में मैं बता रहा हूं, इसलिए लोग गुरुजी बोलते हैं। हम तो कहते हैं मत बोलो, लेकिन उनकी आस्था है, वो श्रद्धा है, बुलवाता कोई नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का मॉडल ही ऐसा है। ओके दूसरा, अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बाप बेटे जैसा, बाप बेटे जैसा। जैसे एक बाप अपने बेटे का पालन पोषण करता है, बेटा हजारों गलतियां करता है, बिल्कुल सोइयों गलतियां करता है, लेकिन बाप हमेशा माफ करता है और कहता है चल आगे से मत करना, चल आगे से मत करना, चल आगे से मत करना। कहते हैं ना, बाप हारता है अपनी औलाद से। तो यहाँ पे हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम इनको लेके आए, एज ए अपलाइन का मैं पहले रोल बताऊंगा। हम इनको लेके आए, ये हमारे साथ आए, हम पे फेथ किया, तो इनको प्यार दो, इनको सम्मान दो, इनको रिगार्ड दो, इनको रिस्पेक्ट दो। ओके इन्हें एकदम गुस्सा मत करो, इन्हें डांटो मत। बच्चा जैसे आपका, ऐसे सोचो गलतियां करेंगे, ये डाउनलाइन गलती करती आई थी, गलती करती और गलती करती रहेगी। अपलाइन का एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, माफ करो माफ करो माफ करो माफ करो। वो हमारे लोग करते नहीं। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि अपलाइन इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि मतलब डाउनलाइन को कुछ भी बोलता है। नहीं भाई, बच्चा है अपना, सुधरेगा, गलतियां करेगा यार, पैदा हुआ है, पहले 12वीं करेगा, फिर बीए करेगा, तब कमाने लायक होगा। अब पैदा हुआ तो गलतियां ही करेगा। अब आते हैं डाउनलाइन के अपलाइन से रिश्ते कैसे होने चाहिए। तो अपलाइन का डाउनलाइन से रिश्ता 100% एक बेटे और बच्चे की तरह होना चाहिए, ओके और डाउनलाइन का रिश्ता अपने पिता की तरह होना चाहिए, कि ये मेरा पिता समान है, ये मेरे गुरु समान है, इसने मुझे दुनिया दिखाई है, इस दुनिया में मुझे लेके आया है, ये सबसे बड़ा एहसान है उस आदमी का मेरे ऊपर। रास्ता दिखाया मैं इसका बताता हूँ। आज से 3-4 दिन पहले मैं कहीं बैठा था महिपाल जी, तो मैं बता रहा था यार, अपलाइन की बात करते हैं लोग कि अपलाइन लैग नहीं दे रहा, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, अपलाइन ट्रेनिंग नहीं दे रहा, अपलाइन सेमिनार नहीं दे रहा, अपलाइन मेरा एक लैग नहीं चला रहा, इस तरह की बात लोग करते हैं। तो मैंने जवाब दिया था कि आज तक मैं मेरे अपलाइन को भगवान मानता हूँ। क्यों? उन्होंने मेरा कोई बिजनेस डेवलप नहीं किया। ओके मैं अपना एग्जाम्पल से ही से समझा पाऊंगा कि महिपाल जी, जब मैं आया था, जो मेरे अपलाइन थे ना, वो कभी मेरा सेमिनार करने मेरे शहर नहीं आए, कभी ट्रेनिंग करने नहीं आए। अगर मुझे सेमिनार कराना है तो दिल्ली आना है, ट्रेनिंग करानी तो दिल्ली आना, वो भी साल में मुझे 2 बार मिलते थे। पर आज भी उनकी मूर्त यहाँ है, मेरे आत्मा में बसते हैं। मालूम है क्यों? सर, मुझे बिजनेस डेवलप खुद कर सकता है इंसान, उसके बहुत तरीके हैं। इस अपलाइन से नहीं बनेगी तो दूसरे से कर लूंगा, दूसरे से नहीं बनेगी तीसरे से कर लूंगा, सिस्टम सीख लूंगा, यूट्यूब से सीख लूंगा। लेकिन मेरा ब्रेन किसने डेवलप किया? मेरा विजन किसने बढ़ाया? जो आदमी सेंटरों से ऊपर मर्सिडीज क्या होती है वो नहीं जानता था, ओके जो आदमी 5 स्टार होटल में कभी जिंदगी में रहा नहीं, खाया नहीं, वहां तक कौन लेके गया? मेरा अपलाइन। माता पिता पैदा करके पालन पोषण कर दे, उसके बाद बेटे का धर्म है कमाने का, ताकि माता पिता पूरे जीवन उसे कमा के देते रहेंगे। एक अपलाइन किसी को लेके आ जाए और उसे सिस्टम सिखा दे और बता दे, तो उसका काम है कि उस अपलाइन को जीवन भर रिस्पेक्ट दे, कि इसका इतना एहसान बहुत है कि इस नाकामयाब दुनिया से मुझे कामयाबी की दुनिया में एंट्री तो करा दी। अब एंट्री करने के बाद तो बहुत तरीके हैं सफल होने के। अगर ये सपोर्ट नहीं करोगा तो ऊपर से सपोर्ट ले लूंगा, ऊपर से सपोर्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर से सपोर्ट ले लूंगा, एजुकेशन सिस्टम से सपोर्ट ले लूंगा। राइट सर। पर यहाँ पर वाकई में ये रिश्ता बहुत पवित्र होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के प्रति पवित्रता रखे, डाउनलाइन अपलाइन के प्रति पवित्रता रखे। और एक छोटी सी बात और बताऊंगा रामवीर जी, जी ये लोग अपलाइन की पर्सनल लाइफ में बहुत झांकते हैं, जो कभी झांकना नहीं चाहिए। अपलाइन से सिर्फ प्रोफेशनल होना चाहिए, वो पर्सनल क्या जिंदगी जीता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे नहाता है, क्या करता है, छोड़ो ना यार। वो ट्रेनिंग कैसे देता है, सेमिनार कैसे देता है, बिल्कुल मुझे आइडियाज कैसे देता है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अपलाइन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने बिजनेस मुझे सिखाया। तो ये रिश्ता बहुत पवित्र होना चाहिए, और ये रिश्ता बहुत प्यार भरा होना चाहिए, और ये रिश्ता बहुत सम्मान भरा होना चाहिए। राइट सर। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज भी विदेशों में जो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लीडर को रेस्पेक्ट मिलती है, वो हिंदुस्तान में अभी भी नहीं है।
तो इसके पीछे मुझे लगता है एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले बहुत सालों से हमने देखा है, जब एक लीडर किसी कंपनी में काम करता है, उसके बाद उस कंपनी को स्विच करता है, नई कंपनी में जाता है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे लाइव आता है, पोस्ट डालता है, पिछली कंपनी की बुराई करता है, अपलाइन की बुराई करता है। क्या लगता है ये नेचर सही है? तो मेरे पास सर, आपने देखा होगा AWPL में हम लोगों ने बना रखा है, ये नियम भी बनाया कि हमारे यहाँ कोई लीडर सोशल मीडिया पे आगे लाइव नहीं आएगा, किसी के बारे में कुछ बात नहीं करेगा, अच्छी और बुरी। क्योंकि देखो सर, अपने अपने ढंग है सभी कंपनियों के काम करने के। कोई कंपनी कैसे काम कर रही है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, आप गलत ठहरा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है। देखो सर, MDH अपना मसाला बेच रहा है, एवरेस्ट अपना बेच रहा है, कैच अपना बेच रहा है। कैच की अपनी R&D है, एवरेस्ट की अपनी R&D है और MDH की अपनी R&D है। वो अपना मार्जिन दे रहा है, वो अपना मार्जिन दे रहा है, वो अपना मार्जिन दे रहा है। कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा दे रहा है। तो सर ये तो हर आदमी की उसकी पर्सनल आइडियाज ऑफ बिजनेस है कि वो कैसे काम करना चाहता है। तो हम किसी के बारे में कैसे बात कर लें कि यार वो कंपनी ठीक नहीं है, वो अच्छी है, वो आदमी ठीक नहीं, वो बुरा है। इसके करने से होता कुछ नहीं है सर। ये इसलिए होता है, इससे क्या इम्पैक्ट जाता है कि मार्केट में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को देखना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, जुड़ना चाह रहे थे, वो जब ये कुत्ते बिल्लू की लड़ाई देखते हैं ना, कह रहे यार ये लोग कैसे लोग हैं, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की कंपनियों को ऐसे कर रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं लोग हमारे प्रति नेगेटिव होते हैं। और दूसरा, मैं इसमें एक राज की बात बताता हूँ। ये जितने भी लोग किसी दूसरी कंपनी को स्विच करते हैं, देखो स्विच करना उसका अपना अधिकार है, उसके लिए तो अपन मना नहीं कर सकते, जा सकता है कोई भी, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। वो तो क्या पता कोई कम पैसे कमा रहा हो तो दूसरी कंपनी में जाके ज्यादा कमाना चाहे, क्या पता कोई अच्छे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हो, बेकार प्रोडक्ट बेच रहा हो तो अच्छे प्रोडक्ट बेचना चाहे। लेकिन वो लाइव आके ये जो करना ना, इससे क्या इंडस्ट्री का परसेप्शन, जो एक तरफ से हम लोग पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नीच लोग नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मैं कारण बताता हूँ ये क्यों करते हैं। ये उसको लाइव लाते हैं जिसको ले जाते हैं, उससे उसकी पुरानी कंपनी के लिए गाली गलौज उल्टा सीधा बुलवाते हैं। उसका जो पुराना गुरु था, अपलाइन था, उसको उल्टा सीधा गाली गलौज कराते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमेशा के लिए डोर क्लोज कराना चाहते हैं। वो व्यक्ति जो ले गया वो इतना शातिर है, वो ये चाहता है कि यार ये बंदा दोबारा उस कंपनी में ना चला जाए। ये रास्ते बंद करवा देते। हाँ, रास्ते बंद, इसलिए गालियां दिलवा दो इसके पुराने अपलाइन को और पुरानी कंपनी को कि वो इनसे नफरत करने लगे। वो उसकी शातिरता है, जो व्यक्ति लेके गया है वो शातिर है, वो लीडर नहीं है। एक होता है लीडर जो रियल लीडर होते हैं ना, वैसी शातिरता कभी नहीं दिखाते। वो बात करेगा अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की, अपने फ्यूचर की, अपने विजन की। वो क्यों किसी दूसरे की बात करेगा? सही है। और दूसरे की बात करने का टाइम अगर उसके पास है तो इसका मतलब वो अपना टाइम अपने काम में लगा ही नहीं रहा है, तो वो तो बहुत घटिया आदमी है, वो तो उसका कैरियर बर्बाद करके छोड़ेगा। तो ऐसे बहुत कैरियर भी देश में बर्बाद हो रहे हैं डायरेक्ट सेलर्स के। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग एक परसेप्शन तो नेगेटिव मार्केट में कर ही रहे हैं, जिसका फर्क उस लोगों पे पड़ रहा है जो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना चाहते थे। तो ये डोर क्लोजर पॉलिसी है, डोर क्लोजर, और कुछ नहीं है। पुरानी कंपनी के, पुराने अपलाइन के रिश्ते खराब करा के, खत्म करा के डोर क्लोज कर दो और उसे अपना गुलाम बना के रखो और जिंदगी भर वो उनकी गुलामी करे। ये एक प्लान है। ये गुलामी तो नहीं करता, लेकिन इससे संस्कार डेवलप हो जाते हैं वैसे ही। तो वो तो कहते नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में कहावत नहीं है, जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करेगा ऐसा भरेगा। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कई साल पहले का मुझे एक वाकया याद आते हैं लंबे टाइम तक। एक कंपनी थी, तो वो उसमें दूसरी कंपनी के लीडर्स को लाते थे और लाने के बाद वो यूट्यूब के ऊपर उनसे लाइव घंटों घंटों की स्पीच दिलाते थे। और 2-3 साल तक ये चलता रहा। 2-3 सालों के बाद क्या हुआ, उस कंपनी में जो लोग आए थे उन्होंने वो कंपनी छोड़ के नई जगह जाके उस कंपनी के बारे में बोलना शुरू कर दिया जो उससे बुलवाते थे। हाँ, तो होगा, वो तो जैसा बोगे वैसा काटोगे ना। तो यहाँ पर एक संस्कार डेवलप नहीं हुए, एक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। देखो ऐसा नहीं है, आप किसी की बुराई करके बड़े नहीं बन सकते, आपको काम करके बड़े बनना है और खुद को अच्छा बना के बड़े बनना है। सर मेरा ये सवाल है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस के रूप में देख सकते हैं, और आपका नेक्स्ट जनरेशन इस काम को करेगी? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन के रूप में तो अभी देख सकते हैं हम। रिसेंट एग्जांपल है, आप बहुत सी कंपनियों में बहुत से लीडरों को देखना जिनके बाप बेटा दोनों काम कर रहे हैं, बेटी भी काम कर रही है, पूरी फैमिली काम कर रही है। इवन हमारी कंपनी AWPL में आज मैंने देखे इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है, दोनों बाप बेटा ब्लैक डायमंड है, दोनों बाप बेटा डायमंड है, बेटी भी स्टार सफायर है, पूरा पूरा परिवार लगा हुआ है। क्योंकि बिजनेस होता ही नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ये बिजनेस तो मॉडल ही क्या है कि यहाँ नेटवर्क बनाओ, मतलब अपना नेटवर्क बनाओ और आप अपने बच्चों को नेटवर्क दो
दौलत पैसा मत दो कि बेटा ये नेटवर्क मैंने बनाया अब तू चला। तो ये रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग जहां होती है वहां ये सालों साल चलता है, 100 200 साल चलता है, 500 साल चलता है, 1000 साल भी चल सकता है। तो जनरेशन टू जनरेशन क्या शिफ्ट होगा? नेटवर्क शिफ्ट होता जाएगा। अब तू संभाल भाई, अब तू संभाल भाई, अब तू संभाल। तो हमारी कंपनी में तो बहुत एग्जांपल नहीं, पूरी इंडियन इंडस्ट्री में एग्जांपल है कि माँ बेटा काम कर रहे हैं, बाप भी 8 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, बेटा भी 8-10 लाख कमा रहा है, बेटी भी 5-7 लाख रुपए कमा रही है। अरे शिव कुमार जी यार, आप तो अपने घर में एग्जाम्पल हो, आप तो 3 भाई मिलके कमा रहे हो। भाई तीनों भाई और आपकी वाइफ, कितने लोग हो गए आप बताओ? 4 लोग हो गए। समझे नहीं समझे? तो ऐसे तो जनरेशन, अब तो ये भी तो आपके एक साथ की जनरेशन है, भाई तो सारे 3 उनको लेके आए आप, तो कल आपके बच्चे बड़े होंगे और अगर उनका इंटरेस्ट होगा, देखो क्या होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर कब करोगे, किसको करोगे? आपके बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। आप अपने बच्चों पे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं थोप सकते। क्या पता आपके बच्चे की कैपेबिलिटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियर बनने की है, देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनने की है, क्रिकेटर बनने की है, डांसर बनने की है, बॉक्सर बनने की है। तो आप उसे ये थोड़ी बोलोगे कि यार तू नेटवर्क मार्केटिंग कर, मैं कर रहा हूं। नहीं, ये गलत बात है। पहले वो बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दो, और अगर उसे लगता है कि पापा का बिजनेस बहुत अच्छा है और मैं पापा की हेल्प कर सकता हूँ, नेटवर्क संभाल सकता हूँ, तो वो खुद आना चाहिए, उसकी सेल्फ चॉइस होनी चाहिए। राइट राइट। पसंद मारी। अब आपने कहा कि भाई सर संजीव सर आपकी नेक्स्ट जनरेशन, देखो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में मेरा एक बेटा एक बेटी, राइट। मैं पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ और वो मुझे रोज वॉच करते कि पापा कैसे काम करते हैं, उन्होंने ये नेटवर्क कैसे बनाया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई मैं तो कल, मेरा बेटा तो जवान हो गया, आ जाओ जी कुर्सी पे बैठो, अधिकारी हो गए तुम यहाँ पर, और तुम सीधे आओ जाओ एमडी के बाद ये बन जाओ और तुम जाओ अब नेटवर्क को संभालो। उसकी उम्र है 20 साल, 22 साल, 23 साल। उसका एक्सपीरियंस कितना है, मैच्योरिटी कितनी है? मेरे नेटवर्क में आज 400 मेरे डायमंड, 400 से ज्यादा डायमंड और ब्लू डायमंड और ब्लैक डायमंड और सब बड़े बड़े रैंक होल्डर लीडर्स हैं। क्या वो उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा? क्या उसके अंदर वो स्किल्स हैं? क्या उसको चला पाएगा? मैं उसे ये बोलूं बेटा इतना पैसा आता है तू यहाँ आ जा, यहाँ बैठ जा, नहीं। उसे काबिल बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रिलेशनशिप क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होता है। राइट। उसे इंटरव्यू देना पड़ेगा एसलीपीएस ज्वाइन करने के लिए। अगर वो उसके कैपेबल है तो मेरा बेटा, मेरे लिए मना नहीं है मेरे बेटे के लिए, पर उसे उतना सीखना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा इंटरव्यू, कि वो उस पद के और उस कद के लायक है नहीं। मतलब मेरा बेटा है तो आके राज थोड़ी करेगा सब पे। मेरा बेटा है इतना काबिल बन गया, कैपेबल बन गया। आज मेरी बेटी लंदन पढ़ रही है, बिजनेस और मार्केटिंग ही पढ़ रही है। आज से 5 साल बाद आएगी, वो इस कंपनी में आएगी। 99.9% मेरे को पता है, उसने बोल रखा है। लेकिन मैंने उसको कहा बेटा इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू फाइट करना पड़ेगा। अगर आप फाइट करोगे तो ही कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सर बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के हाथ में बिजनेस देके पूरा बिजनेस बर्बाद कर चुके हैं। जी जी। ये एग्जाम्पल इस देश के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल बिल्कुल बिल्कुल है। ऐसे नहीं दिया जाता कि हम, और वो जो कहानी चल रही है ना कि भाई किसी को भी बैठा दो कुर्सी पे, अपने बच्चा, मेरा बेटा तो हकदार कैसे बन गया? कैपेबल होना पड़ेगा, क्वालिटी बना लानी पड़ेगी, उतना पढ़ना लिखना पड़ेगा कि वो इस इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। राइट सर। तो मेरी जनरेशन को मैं बिजनेस पक्का ट्रांसफर करूंगा, लेकिन वो काबिल बनेगा तो। और सर एक बात बताओ, राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा? राजा का बेटा राजा बनेगा जब उसमें राजा बनने की काबिलियत होगी, वो खूबियां होगी। क्योंकि हमारे लिए कि लाखों की पब्लिक पहले प्रायोरिटी रखती है, लाखों लोगों जो का फ्यूचर लगा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बशर्ते पर्सनल ये मैं अपने हित के लिए कि नहीं यार हमारे बच्चे मालिक बनेंगे, मालिक बनेंगे, लेकिन पहले उन्हें काबिल होना पड़ेगा। हो सकता है वो ना बने, पूरी पब्लिक ही मालिक बन जाए इस कंपनी की, क्या कुछ पता नहीं। लेकिन जब उन्हें काबिल होंगे तो बैठ सकते, नहीं काबिल नहीं है तो नहीं बैठ सकते। सर हमने सुना है कि आपके एसलीपीएस वेलनेस के अलावा और भी कई सारे बिजनेस हैं। कहीं फ्यूचर में ऐसा तो नहीं होगा कि आप एसलीपीएस पे कम ध्यान दें और बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं? देखो रामवीर सर, बिजनेस कैसे बनता है? पैसे से बनता है। अब मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, वहां से मुझे पैसा आ रहा है, तो वो पैसा मैं कहाँ लगाऊंगा? या तो लैंड खरीदूंगा, या बैंक में डालूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, बिल्कुल, या कोई बिजनेस करूंगा, किसी के साथ जुड़ूंगा। तो ये पूरा हिंदुस्तान गवाह है कि पिछले 10 साल से मैंने 10 मिनट इस जीवन में किसी को नहीं दी। हाँ पैसा दिया, कहीं कोई इसने कहा मुझे ये बिजनेस करना है तो उसका सपोर्ट कर दिया, किसी ने कहा मुझे ये बिजनेस करना है तो उसका सपोर्ट कर दिया, और मैंने तू संभाल। दूसरा, मैंने कोई भी नया बिजनेस, अगर एक, वैसे तो बहुत सारे बिजनेस भाई साहब है नहीं, अगर 1 2 4 हैं भी तो वो इसलिए हैं कि वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और अगर मुझे वहां से सपोर्ट मिलती है बाहर से भी,
तो मैं एसलीपीएस के भरोसे ना रहूं। एसलीपीएस कंपनी को खड़ा करने के लिए मुझे हमेशा याद रखना, बातों से दुनिया में कोई खड़ा नहीं होता, पैसे से खड़ा होता है। पैसे का दम जिसके पीछे है, पैसे की पावर जिसके पीछे है, वो अपनी एक कंपनी अगर उसकी नीचे जा रही है तो दूसरी कंपनी संभाल सकता है। बिल्कुल पैसे से संभालेगा ना, बातों से तो नहीं संभाल सकता। कोई मोटिवेशन नहीं जी हम तो नहीं, मैं तो कहता हूं भगवान मेरे काम चलें और इतने चलें कि एसलीपीएस वेलनेस से मुझे 1 रुपया तनख्वाह लूं एक दिन मेरे जीवन में ऐसा है जो आज नहीं है, और वो सारा पैसा जनता को दे दूं मैं। क्यों मेरे पास तो आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, भगवान ने दे दिया। मेरी इच्छा ये है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है, इस कंपनी को हमेशा सदियों तक मुझे चलाना है, क्योंकि ये मेरे इमोशन है। एसलीपीएस इज माई इमोशन, मेरे लिए कंपनी नहीं है, मेरी इमोशन में है। तो हाँ आते हैं पैसे तो कहीं ना कहीं लगाते हैं, कुछ लोग वेंचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब आपने देखा होगा कि भाई गूगल ने उसके शेयर खरीद लिए, उसने उसके शेयर खरीद लिए, उसने उसके अंदर इतना डाल दिया। आज मतलब अदानी ने कम से कम 200, 400, 500 कंपनियों में डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करे। अगर मेरे पास आज पैसा नहीं होगा, मैं तो एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कंगाल तो सब कंगाल, मुझ पे पैसा तो सब पे पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे पास लाखों करोड़ रुपए आ जाए, जो मैं एसलीपीएस परिवारों को दम ताड़ दूं, एकदम ताड़ दूं। इतना पैसा भगवान मेरे को दे दे, इतनी सक्सेस मेरे को दे दे, ये मैं चाहता हूँ। मतलब एसलीपीएस टॉप प्रायोरिटी पर रहेगी। वो तो है और रहेगी नहीं, वो तो मेरे दिल में आत्मा में बसती है ना सर। मैं तो जीवन में झूठ नहीं बोलता ना, मैं तो साफ कहता हूँ। मुझे तो जितना पैसा आएगा मैं तो चाहूंगा इधर उधर कहीं से और पैसा है, और पैसा है। जितना पैसा मेरे पास होगा सर, एसलीपीएस वेलनेस उतनी ही मजबूत कंपनी होगी। राइट सर। राजा गरीब प्रजा गरीब, राजा अमीर प्रजा अमीर। बिल्कुल सर। सर हिंदुस्तान में जब से डायरेक्ट सेलिंग चली है, इस मॉडल के पीछे एक दूसरा मॉडल और कॉपी करता हुआ चलता है। कभी क्लिक आता था, कभी क्रिप्टो, कभी इन्वेस्टमेंट, और ये कुछ समय चलने के बाद में बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? तो सर वो तो उसकी जो बेस है वो तो बना ही इन्वेस्टमेंट प्लान हो, या क्रिप्टो में डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल अपना रहे हो, या फॉरेक्स में कोई अपना रहे हो, तो बना ही चोरी के लिए है ना। मैंने हमेशा कहा ना कि साहूकार के साथ चोर तो होंगे ही होंगे। आप कितने स्ट्रिक्ट रूल बना लो, कितने ही बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं चोर चोरी करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। कहते ना कितने कैसे ही ताला लगा लो, चोर ताले की चाबी कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेता है। तो ये क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये चाहती है इजी मनी, बहुत फास्ट पैसा आ जाए, फटाफट पैसा आ जाए। तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लीडर ही करते हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। वो लीडर जिन्हें लगता है यार यहाँ पैसा नहीं आ रहा, वहाँ पैसा, वो सिर्फ पैसे के लुभावने ऑफर में जाते हैं। और सर आपको अगर पूरे 18 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, मैंने इन्वेस्टमेंट कंपनी के लोगों को आत्महत्या करते हुए देखा है सर। हाँ, हमने पेपर में बहुत सारे लोगों बहुत सारा देखते। आज कई पेपर्स की कटिंग्स हो गई, इस क्रिप्टो में पैसा लगा दिया, फॉरेक्स में पैसा लगा दिया, यहाँ लगा दिया, 5 करोड़ का कर्जा हो गया, बेटी को जहर, बेटे को जहर, बीवी को जहर, खुद भी जहर, क्योंकि वो कहता है इतना पैसा उतारूंगा कहाँ से। सर एक बात आप समझे, अगर जैसे ये लोग कहते हैं कि महीने में हम 10% देंगे, 1 करोड़ लगाओगे तो 10 लाख फिक्स आएंगे, 2 करोड़ लगाओगे, वो नए नए मॉडल से, कभी रोबोट मॉडल, कभी ये मॉडल, कभी वो मॉडल। सर अगर ये इतने ही देने वाले हैं तो सीधे पीएम से बात करें ना कि RBI का पैसा हमें दे दो, हम आपको हर महीने 10% दे देंगे, 6 महीने में दुगना कर देंगे। सर कंट्री 6 महीने में दुगनी हो जाएगी, इनको तो भारत रत्न मिलेगा, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो जाएगी। पुरानी बात बता रहा हूँ, स्पीक एशिया कंपनी होती थी, मैं नाम से बता रहा हूँ, स्टॉक गुरु, यूनिपे, ऐसे कुछ नाम था, ऐसी बहुत सी कंपनियां थी। मुझे ज्ञान देती थी, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो प्रोडक्ट बेस में, अरे आ जाओ इधर, आप तो इतनी स्पीड पे पैसा कमा सकते हो, आप तो इतना अच्छा बोलते हो, आप तो इतने अच्छे ट्रेनर हो, मोटिवेटर हो, आराम से पैसे निकाल सकते हो, और ये देखो यहाँ पैसे दुगने होते हैं। कोई कहता था मेरी साउथ अफ्रीका में माइंस है, कोई कहता था वहां से पैसा आता है। तो मेरा एक ही सवाल का जवाब उनसे था कि भैया अगर तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, तो मीट टू गवर्नमेंट, जिससे कि देश बड़ा बने, और देश बड़ा बन गया तो आम आदमी तो अपने आप बड़ा बन जाएगा। तो हकीकत में सर ये बड़ा फ्रॉड है, और ये इजी मनी कमाने वाले लोगों के लिए किया जाता है, जो लोग सही मायने में अनमैच्योर है, और उनको बेवकूफ बना के कि तुझे इतना मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, और 2-3 साल में, 1.5 साल 2 साल में अपनी दुकान बंद करती है। अब सर एक बात बताओ, लूट के तो कोई बांट देगा? आप लूट लो लोगों को, बांटना आसान है, कुछ दे के बांटो तब माने ना। तो सब लूट के बांट रहे हैं सर। और ये मैं ये नहीं कहते बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर हाँ कंट्रोल में आएगा, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को मैच्योर होना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलर्स को मैच्योर होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। सीधी बात है, प्रोडक्ट बेस करनी है तो प्रोडक्ट बेस करनी, इस प्रोडक्ट बेस में आके
उसी नेटवर्क को वहां डाइवर्ट करके अपना और उनका कैरियर बर्बाद मत करो भाइयों। ये तो मैं हर डायरेक्ट सेलर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये लोग 100% गायब होंगे और 100% आपके सिरों पे करोड़ों अरबों के कर्जे होंगे और वो आप उतार नहीं पाओगे, और वो दिन आप याद करोगे कि हाँ, इन गंदे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। दे आर पीपल आर फ्रॉड्स, सुपर फ्रॉड्स है। कोई पैसा नहीं बांट सकता। कैसे बांट देगा सर? कहां से आ रहा है पैसा? सिर्फ घुमा रहा है, टोपी घुमा रहा है, इसकी टोपी इसके सिर, इसकी टोपी इसके सिर, और जब एक दिन आना कम जाना ज्यादा, कंपनी क्लोज। ये इनका कल्चर रहा है, ये इस धंधे का नेचर रहा है। तो ये कंट्रोल में आएगा। ऊपर वाला चाहेगा तो भगवान चाहेगा तो जरूर आएगा। मतलब देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह के झांसे में आके अपना कैरियर, पैसा खराब ना करें। लूट रहा है देश सर, बाहर ले जाते हैं पैसा, लूट लूट के बाहर ले जाते हैं पैसा। आजकल तो बाहर बैठ के काम करने का ट्रेंड और चालू कर दिया इन्होंने। बाहर बैठते हैं, बाहर बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय पर अगर चीजें सर ये खत्म होती हैं, चीजें चल नहीं पाएंगी, कोई भी नहीं चला पाएगा। इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम। आउटगोइंग जिस दिन ज्यादा होगी, इनकमिंग कम, ये चीजें सब क्रैश कर जाती है। जिस दिन रोटेशन खत्म होगा उस दिन। हाँ, तो इनको मनी रोटेशन, हाँ, हमारा मॉडल ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने कहा था ना एक पहले भी कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे। तो वो चल रही है चर्चा। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी एसोसिएशन मिले, बात करें और इन लोगों को ब्लैक लिस्ट करें। बस इनको दोबारा प्रोडक्ट बेस में नहीं आने देना। हमारी तरफ से क्रिप्टो करो, क्रिप्टो करो, ओरेक्स करो, फोरेक्स करो, इन्वेस्टमेंट करो। दोबारा प्रोडक्ट बेस में आपकी एंट्री नहीं है। बैन करना चाहिए। हाँ, बैन करना चाहिए। ये हमारे देश के हर कंपनी को, हर एसोसिएशन को सोचना चाहिए। ये सवाल मैं आपसे कर रहा था, इसके पीछे दूसरा एक सवाल और था कि चलो ये तो समझ में आता है कि जब फ्रॉड कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये तो बंद होना ही है एक टाइम। ये हर समझदार आदमी जानता है। लेकिन इस सवाल के पीछे बेसिक सवाल ये है कि कुछ कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आती है, फिर वो क्यों बंद हो जाती है? प्रोडक्ट एक मुखौटा होता है, इसलिए बंद हो जाती है। देखो सर, महिपाल सर, आप इस बात को बहुत गौर से समझो। डायरेक्ट सेलिंग किस लिए बनी थी? डायरेक्ट सेलिंग बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको बेचना तो पड़ेगा, तभी तो पैसा लाएगा प्रोडक्ट। अब बेचने के माध्यम क्या थे? पुराने जमाने की बात करते हैं। आज को तो चलो आपका ई कॉमर्स आ गया, सोशल मीडिया आ गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म आ गए। पहले क्या प्लेटफॉर्म था? ये तो दुकान थी या फ्रेंचाइजी थी, और तो कुछ था ही नहीं। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसके बेचने के कितने ठिकाने थे पहले? या तो आप उसे, जो दुकानदार प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको बोलो कि भाई तू ये प्रोडक्ट रख ले और मैं तुझे मार्जिन दूंगा और ये मेरा प्रोडक्ट बेच दे। तो वो कहता था भाई साहब कितने का है? 12 रुपए का। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट तो 2-2 रुपए का है मेरे पास सारी कंपनियों का। मैं तेरा प्रोडक्ट क्यों बेचूं? तू तो अल्टीमेटली 10 रुपए ज्यादा ले रहा है मेरे से। दुकान पे रखते ही वो नहीं पूछता था क्वालिटी क्या, होगा था मार्जिन क्या। क्योंकि एक सिमिलर प्रोडक्ट, आपने देखा होगा, लिपस्टिक 20 रुपए की भी आती है और लिपस्टिक 2000 की भी आती है। देखा नहीं देखा? आपने देखा होगा गाड़ी 3 लाख की भी आती है और गाड़ी 30 लाख की भी आती है और 3 करोड़ की भी आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर प्रोडक्ट की कीमत वही रहेगी। जिसमें जितना माल डला है, जितना गुड़ उतना मीठा, जिसमें जितनी क्वालिटी है उसका पैसा उतना ज्यादा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बन के आम दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करता था बेचने के लिए। तो किसी ने मॉडल बनाया, यार हम एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि जब क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है और अच्छे प्राइस पे बेचना है तो ब्रीफिंग से बिकता है। ब्रीफ करना पड़ता है सामने वाले को कि ये प्रोडक्ट क्यों महंगा है और इसमें मैंने क्या डाला है। तो आपने देखा होगा, अगर आप जानना चाहो पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग को, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट आज तक नहीं बना पाया। और तो और छोड़ो महिपाल सर, 70-70 हजार करोड़ के टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के। 70,000 करोड़, 60,000 करोड़। कहां से बनाए इन्होंने ये प्रोडक्ट? R&D करी होगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाए होंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए होंगे। और आपको बता दूं मैं कि शुरू में जब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया शुरू हुई थी, स्किन प्रोडक्ट से शुरू हुई थी। वो स्किन की प्रोडक्ट की कंपनी आज भी इंडिया में 129 साल पुरानी, 129 साल पुरानी सर स्किन प्रोडक्ट की कंपनियां। और ऐसे ऐसे स्किन के प्रोडक्ट बनाती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कि आप ट्रेडिशनल बाजार में ढूंढ के मर जाओ, आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे गजब के प्रोडक्ट बनाती है। उनका कल्चर है कि प्रोडक्ट बेस्ट बनाना है। तो बेस्ट प्रोडक्ट ब्रीफिंग से बिकता है, रिजल्ट से बिकता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होता, उसका रिजल्ट शेयर होता है। ब्रीफिंग की इसमें क्या डाला है, पहले मैंने खरीदा, फिर इस्तेमाल किया, फिर उसकी क्वालिटी का एंजॉय किया, उस एंजॉय को शेयर किया कि यार मजा आ गया प्रोडक्ट में, ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। तो मॉडल तो ये था। लेकिन ये मॉडल जब इंडिया में आता है तो लोगों को पता था यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया।
कि एक मॉडल और आ गया नया पैसा कमाने का। तो लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में रख दिया और प्रोडक्ट की आड़ में सपने बेचने शुरू कर दिए। 10 रुपए का प्रोडक्ट 10,000 में। मतलब आपको मैं बताऊं, बीमे बेचे हमने 60,000 के, मैंने बेचे, अपनी कंपनी थी पुरानी मेरी, और जब लोग लेने गए शिव कुमार जी 30,000 रुपये मिले महिपाल सर, 30,000 रुपये। आप ये बताओ, प्रोडक्ट दिया 60,000 लिया, 30,000 इंश्योरेंस का, तो क्योंकि पहले 15,000 की जो थी वो पूरी की पूरी ही कंपनी का प्रॉफिट एलोकेशन था, वो पूरा 100% एलोकेशन। 100%। मेरा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे आज भी प्रोडक्ट आप देखोगे जिनकी कीमत 100 रुपये और वो 7500 रुपये 8,000 रुपये के लोग बेच रहे। तो आप ये बताओ, ये कंपनियां प्रोडक्ट बेस नहीं है सर, ये इन्वेस्टमेंट प्लान ही कंपनियां हैं। प्रोडक्ट इनका मुखौटा है, प्रोडक्ट इनका मुखौटा है। तो कुछ चल पाती है लंबे समय तक, बाद में लोगों को समझ में आ जाता है तो लोग स्विच हो जाते हैं, अच्छी कंपनियों में चले जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो अच्छी इथिकल प्रैक्टिस कर रही है कंपनियां 96 से आज तक, वो क्यों नहीं गई। अब इसका एक उदाहरण वो समझो, तो ये इंडस्ट्री बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए। जब अच्छा प्रोडक्ट बार बार बिकेगा तो कंपनी को डायरेक्ट सेलर दोनों को पैसा आएगा। जब दोनों को पैसा आएगा, कंपनी और डायरेक्ट सेलर दोनों प्रॉफिट में होंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ेगा और ना कंपनी बंद होगी। कंपनी बंद कब होती है, जब प्रॉफिट से लॉस की तरफ जाती है। तो जब इन कंपनियों के बारे में लोगों को पता चलता है या थक जाते हैं तो कहने को लोग स्विच हो जाते हैं, समझे। तो ये लोग आते ही बंद करने के हिसाब से सर, चलाने के हिसाब से नहीं आते। इनके पहले दिमाग में सेट है, मुझे 2 करोड़ निकालने, मुझे 10 करोड़ निकालने, मुझे 20 करोड़ निकालने, मुझे 25 करोड़ निकालने, मुझे 50 करोड़ निकालने, उसके बाद मुझे अपनी दुकान बंद करनी है और भाग जाना है, क्योंकि दुकान लंबी चलेगी नहीं, लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी का विजन क्या है। नहीं जानना ये जरूर, मतलब आप ये समझो कि इनका जब ये मॉडल है, ये इजीएस्ट मॉडल टू अर्न है, इजीएस्ट मॉडल टू अर्न है। मतलब मैं कंपनी बनाऊं, फटाफट लोग जोड़ूं, लोग आ जाएं, ना मुझे पढ़ना है ना लिखना है, तो इजीएस्ट मॉडल टू अर्न है। तो इजीएस्ट मॉडल के चक्कर में लोग आते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं, और ना उनका प्लान कैलकुलेटेड है, ना कैसे पैसा देना है वो कोई दिमाग में है, ना कैसे प्रोडक्ट देना है, तो कर आके अपना निकल जाते हैं। इसका देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जानना चाहते हो तो मैं आप बताता हूँ। 96 से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग है, ठीक है सर। हजारों नहीं लाखों कंपनी आई, कहाँ गई सर। गिनती की 15 कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं आज, गिनती की। और अगर मैं 10 साल से ऊपर की उम्र की बात करूं, कन्फर्म 10 कंपनियां, कन्फर्म। पूरे हिंदुस्तान में इतनी है। कहाँ गई लाखों कंपनियां। डायरेक्ट सेलर को बहका लेते हैं। और आजकल तो ये बैटिंग सेटिंग और चल रही है, तुझे ये दे देंगे, तुझे वो दे देंगे, कैरियर को देगा नहीं, बस ये दे देंगे वो दे देंगे, अपना कैरियर बनाएगा, निकल जाएगा। अब जिसकी जेब में 10 लाख नहीं थे सर, उसने 10 करोड़ कमा लिया, उसके लिए बहुत बड़ी इनकम होगी। सही है, राइट सर, समझे, उसके लिए तो बहुत बड़ा पैसा हो गया। उस यूज करके हमारे मॉडल को और बना निकल जाता है। तो आज के डायरेक्ट सेलर को मैच्योर होना है। बेटा फ्यूचर लगाओ, हमारी कंपनी में मत लगाओ, लेकिन जहां भी लगाओ उन कंपनियों में लगाओ जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रही है, जिनके एथिक्स है, जिनके प्रिंसिपल है, जिनके कैलकुलेटिव प्लान है, जिनके प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिनको मार्केट एक्सेप्ट कर चुका, वहां जाओगे ज्यादा कमाओगे। जिनको मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं करा, वहां जाओगे तो बहुत मुश्किल है। फिर एक क्वेश्चन आएगा, अरे सर हर कंपनी एक दिन नहीं आती है। तो भाई नहीं आती है तो उसके फंडामेंटल भी तो होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल भी तो होते हैं, उसके कुछ इथिक्स भी होते हैं। कंपनी लालच पे खड़ी हो रही है या कंपनी विजन पे खड़ी हो रही है, ये सिर्फ 10 दिन एक कंपनी में काम करके पता चल जाता है। सर कोई भी व्यक्ति आज कोई नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करता है तो उसे कोई कंपनी शुरू करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखो डायरेक्ट सेलिंग कोई भी व्यक्ति शुरू करता है तो उसको सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि वो वहां समय देगा। कई बार क्या है ना, एक धारणा है कि यार क्या हो गया, कंपनी भाग गई तो क्या हुआ, मेरा क्या ले गई, जो मैंने लगाया उससे ज्यादा कमाया। लेकिन वो जो 2 साल लगाए ना सर, वो वापस नहीं आते। और मैंने क्या कहा, फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज टाइम इज मनी। सबसे पहली सावधानी ये बरतनी चाहिए जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट क्या है और उसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है। एक ऐसी भी डायरेक्ट सेलिंग चली थी, आपने देखा होगी, प्रोडक्ट चाहिए नहीं, प्लान है इसमें 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, तो ये प्रोडक्ट खरीद ले। अरे भाई उसको नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट, क्यों खरीद ले वो प्रोडक्ट आपसे? सिर्फ इसलिए कि आपकी कंपनी ज्वाइन करे, आपकी कंपनी में प्लान दिखाए लोगों को, सपने पूरे करने की बात करे। नहीं,
जहां आपको लगता है कि ये कंपनी प्रोडक्ट की आड़ में सपने बेचने आई है, उसको तो 100% ज्वाइन ना करें, 1000%। क्योंकि सपनों के खरीदार कम है और प्रोडक्ट के खरीदार हर घर है। अगर ऐसे सपने बेचने होते तो एप्पल भी हवा बेच देती, अपना नाम बेचती कि भाई कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हम तो एप्पल है। स्टीव जॉब्स भी कहता भाई सपने खरीद लो। इंडस्ट्री के प्रति जो परसेप्शन नेगेटिव क्यों हुआ, इसी वजह से तो हुआ। सबसे पहला प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी टेस्ट करें, उसके रिजल्ट टेस्ट करें, चाहे एक बार प्रोडक्ट लेके यूज करके बाद में फैसला करें मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस मार्केट में है तो कैरियर बनने के चांस है। बनेंगे। दूसरा, प्रोफाइल, कि जो व्यक्ति कंपनी लेके आया है वो जानता कितना है डायरेक्ट सेलिंग को, समझता कितना है डायरेक्ट सेलिंग को। सर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग में आके चले गए। बड़े बड़े ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, हजारों करोड़ के ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां उन्होंने बनाई, रामवीर जी। ओके। ये मॉडल भी लाए, प्रोडक्ट भी लाए, लेकिन चले गए क्योंकि उनको चलाना नहीं आया। कि उन्हें नहीं पता कि एक नेटवर्कर क्या चाहता है, मार्केट की क्या डिमांड है, चलाना नहीं आया। आज भी आप तकरीबन देखोगे तो अच्छी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की वही बन पा रही हैं जिनके ओनर्स को, मैनेजमेंट को कुछ एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से था। तो नॉन एक्सपीरियंस आदमी अगर कंपनी लेके आया तो 100% क्रैश हो गया। प्लान जो उसने पे आउट दिखाया है वो मोटिवेशनल है या कैलकुलेटिव है? वो मोटिवेटेड है या कैलकुलेटिव है? कैसे देगा, कहां तक देगा, क्या परसेंटेज ऑफ प्लान है, क्या पैसा लेता है, क्या बांटता है। एजुकेशन सिस्टम, कैसे एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, क्योंकि लोग तो रो आएंगे। अब रो लोगों को काम सिखाना और काम करवाने के लिए आपको एजुकेट तो करना ही पड़ेगा। तो कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है? लीडरशिप, जो कंपनी में लीडरशिप है वो कहीं से स्विच होके आई है, पैसे खा के आई है, सेटिंग लेके आई है, या रियली अपना कैरियर बनाने के लिए आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ओनर ने उनको लालच दे रखा है बड़ा और वो कहे कि तुम आ जाओ और तुम लोगों को लेके आओ। अगर ऐसी लीडरशिप है तो 100% आपका, आज वो वहां चली गई है पैसे के लिए, कहीं और भी चली जाएगी पैसे के लिए, परसों कहीं और चली जाएगी। सारे लोग तो जाते नहीं, आपको पता ही है। कुछ ही लोग जाते, कुछ नहीं जाते, तो लोगों का कैरियर खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं लोग। लीडरशिप, एजुकेशन सिस्टम, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, कैलकुलेटिव पे आउट, अगर ये सारी चीजें, दूसरा नीयत दिखती है। नीयत है ना सर, नीयत को समझने में और देखने में इतना समय नहीं लगता। एक व्यक्ति लालच परोस रहा है तो फ्यूचर नहीं परोस सकता। जो फ्यूचर परोसोगा ना वो कभी लालच नहीं परोसेगा। इतना सा ध्यान रख ले, थोड़ा सा अपने ब्रेन को स्टॉर्मिंग कर ले, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है, तो शायद उसका चुनाव सही होगा। ओके, तो सर ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, इनमें प्रोडक्ट एक बार हमने ले लिए तो क्या सक्सेस होने के लिए और भी कोई पैसा खर्च करना पड़ता है? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और इसी सवाल में हकीकत में एक डायरेक्ट सेलर का कैरियर छुपा हुआ है। भाई, आपने प्रोडक्ट लिए हैं, उस कंपनी के मॉडल के साथ आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बिल्कुल, और प्रोडक्ट खाने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आपने शारीरिक, शरीर के लिए तो शरीर में आएगा, टेस्ट के लिए तो टेस्ट में आएगा। कोई भी प्रोडक्ट जिस भी काम के लिए लिया वो प्रोडक्ट अपना काम करेगा, लेकिन आपको तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करना है ना। तो डायरेक्ट सेलिंग वाला काम करने के लिए आपको एक एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, जो लोग नहीं करते। इस इंडस्ट्री के इस मॉडल में जितने लोग फेलियर हुए हैं उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो चाहते हैं कि जो पहले वो पैसा कमाते थे बाजार में, नौकरी में, उतना ही पैसा पहले महीने, पहले साल, 6 महीने में आ जाए। पहले दिन से ही वो प्रॉफिट में आ जाए, पहले दिन से उनका 1 रुपया ना लगे, पहले दिन से ही उन्हें अचीवमेंट्स मिलने लग जाएं, जो मुनासिब नहीं है, जो इम्पॉसिबल है। देखिए, आप स्कूल में जाते थे, 12 साल डिग्री लेके आप एक नौकरी के काबिल बनते हो। बिल्कुल। तो सर 12 साल तक आपने ड्रेस के खर्चा किया, किताबों का खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया, आने जाने का, स्कूल बस के पैसे दिए, बिल्कुल, और स्कूल की फीस दी। राइट। तब आप काबिल बने किसी नौकरी के अंदर फॉर्म भरने के लिए। तो यहां भी तो काबिल बनना पड़ेगा। ये भी तो लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस है, ये भी तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, कैरियर ओरिएंटेड बिजनेस है, ड्रीम्स पूरे होने का बिजनेस है।
तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कोई नहीं करना चाहता। कमाना सब चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहता। अब यहाँ का खर्चा क्या है भाई? जब आप आए हो, प्रोडक्ट ने अपना काम किया है, प्रोडक्ट लिया, उसने अपना काम कर दिया। अब आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करना है तो क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए तो इन्वेस्टमेंट होगी, बिल्कुल। टूल्स चाहिए, प्रिंटिंग मटेरियल चाहिए तो इन्वेस्टमेंट होगी, खर्चा करना पड़ेगा आपको। आने जाने के लिए बाइक, मोटरसाइकिल कुछ तो चाहिए, लोगों के घर तक जाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा आपको। आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन बस का खर्चा करना पड़ेगा आपको। ट्रेनिंग्स, जहां आप एजुकेट होगे, स्किल डेवलप होगी, आप एक लायक बनोगे, काबिल बनोगे नेटवर्क मार्केटिंग के, उसके लिए जो ट्रेनिंग्स के खर्चे वो आपको करने पड़ेंगे, शोज के खर्चे करने पड़ेंगे, सेमिनार्स के खर्चे करने पड़ेंगे, अपना ड्रेस कोड पे खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था तो रियली मेरी मैच्योरिटी यही थी सर कि मैं आज आया हूं और परसों मैंने 1.5 लाख रुपए निकाले अपने AFPP फंड होता है हमारे आर्मी में। सबसे पहले लैपटॉप खरीदा, हीरो होंडा हंक मोटरसाइकिल खरीदी। जितने लोग मुझे पुराने जानते हैं, आप किसी से ही बात कर सकते हो जो मेरे पुराने लोग हैं, कि संजीव सर की डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी तो उनके पास अगले दिन लैपटॉप था या नहीं था, उनके पास अगले दिन हीरो होंडा हंक नहीं थी या नहीं थी पहले हफ्ते के अंदर, उनके पास पूरे प्रिंटिंग मटेरियल थे या नहीं थे। और जब तक वो डायरेक्ट सेलिंग करते थे एक्टिवली, वो कोई ट्रेनिंग या सेमिनार उन्होंने मिस किया था क्या, चाहे वो कितने ही पैसे में हो रहा हो। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आती है, काबिलियत तो पढ़ने से आती है और पढ़ने के पैसे लगते हैं। इंडिया में एक डॉक्टर होता है, वो MBBS करता है, अमेरिका MD करने जाता है, क्या पैसा खर्च करके लाखों करोड़ों, कि अगर मैं MD करके जाऊंगा तो एक ठप्पा लग जाएगा और मेरी कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो कीमत किसकी बढ़ रही है? जो एजुकेट है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस साइंटिस्ट को मिल रहा है? एजुकेट है। सबसे ज्यादा पैसा किस इंजीनियर को मिल रहा है? एजुकेट है। किस डॉक्टर को मिल रहा है? जो सबसे ज्यादा एजुकेट है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्कर कौन पैसा कमा रहा है? जो एजुकेट है। उसके पैसे लगेंगे, टूल्स के पैसे लगेंगे, आने जाने के, रहने के, खाने के पैसे लगेंगे। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है जो आपने पूछी है, लेकिन इसके एग्जाम्पल आ जा रहे हैं। सर, दुकान खोलने से पहले दुकान कैसे चल जाएगी? दुकान तो खोलो, माल तो रखो, फिर तो ग्राहक आएगा। आपकी दुकान क्या है? नेटवर्क तो बनाओ, लोग तो जोड़ो, कंज्यूमर तो जोड़ो, सेलर तो जोड़ो, नेटवर्कर तो जोड़ो। उस नेटवर्क को बनाने में खर्चा होगा सर। वो 2 साल तक लगातार खर्चा हो सकता है, 3 साल तक हो सकता है, 4 साल तक हो सकता है। लेकिन जिस दिन एक बार दुकान खड़ी हो गई, होटल खड़ा हो गया, हॉस्पिटल खड़ा हो गया, नेटवर्क खड़ा हो गया, फिर पूरे जीवन पैसे देगा। बिल्कुल। मतलब कंपनी को कुछ नहीं देना, सब अपने ऊपर खर्च करना, अपने को काबिल बनाने के लिए खर्च करना। कंपनी को पैसे भी तो आपने प्रोडक्ट के दिए, काबिलियत के पैसे दे दो। काबिलियत का प्लान ही हमने नहीं चला रहे, हम तो सिर्फ प्रोडक्ट का प्लान चला रहे। आप एक होटल भी बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, पहले 500 करोड़ रुपए लगाते हो, 5 साल समय लगाते हो, पैसा भी लगाते हो और समय भी लगा, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करते हो, तब वो आपको कमा के देता है। तो नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले ये नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। इसको बनाने में आपके पैसे भी लगेंगे, आपका समय भी लगेगा और आपको पैसा भी नहीं बचेगा। लेकिन जब ये नेटवर्क बन जाएगा तो जीवन भर आपको पैसा देगा। होटल, हॉस्पिटल, स्कूल बन जाता है, पूरे जीवन पैसा देता है। तो नेटवर्क पहले बनता है सर, फिर चलता है। लोग कहते हैं पहले चले फिर बने। पहले पैसा आएगा तब मैं घर से जाऊंगा, पैसा आएगा तब लैपटॉप खरीदूंगा, पैसा आएगा तब बाइक खरीदूंगा, पैसा आएगा तब ट्रेनिंग में जाऊंगा, पैसा आएगा तब सेमिनार में। पैसा आएगा नहीं तो जाएगा नहीं, तो इस इंडस्ट्री से बाहर ही जाएगा और कोई तरीका नहीं है। सर, एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ, वैसे है छोटी लेकिन बहुत बड़ी है, कि संजीव सर के लिए फेस्ट क्या, AWPL या डायरेक्ट सेलिंग? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन इश्यू की और 2016 के बाद पूरी इंडस्ट्री इंतजार में थी कि कानून आएगा। और ये हर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर जानता है कि जब कानून आया, उस टाइम उस पैराग्राफ में कोई एक लाइन थी, एक डेफिनेशन थी जो मिस थी, और उस मिस की वजह से ऐसा कुछ था कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज अनलीगल हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट भी की है। और उसके बाद का जो योगदान, जो रोल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए संजीव सर का है, वो आज असलीपेस वेलनेस ही नहीं, हिंदुस्तान की हर कंपनी जानती है। इसमें तकरीबन 2, 2.5, 3 साल का टाइम लगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके लिए सर्वोपरि क्या, और दूसरा सवाल ये कि आपके क्या अनुभव रहे होंगे जब भारत सरकार से इतने बड़े लेवल पे लाखों लोगों के भविष्य के लिए आपने डेफिनेशन लेके आए, कानून के अंदर कुछ बदलाव हुआ? देखो, सबसे पहले तो सर्वोपरि मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग है।
क्योंकि मैं जो भी हूं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हूं। मेरी प्रीवियस कंपनी जैसी भी थी, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग सिखाई। जैसे भी प्रोडक्ट थे मैं सीखा तो वहीं से, तो मैं तो कभी जिंदगी में उसके खिलाफ भी बात नहीं करी आज तक। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्री होनी चाहिए। अभी जैसे जब हम लोग बैठते हैं एसोसिएशन में भी, हम लोग बैठते हैं कंपनी वाले, तो मैं उनसे भी एक बात कहता हूँ कि यार हम एक दूसरे के व्यक्ति क्यों तोड़ते हैं? क्यों ना हम मार्केट तोड़ें, क्यों ना ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ फोकस करें। अगर हम एक दूसरे के बंदे तोड़ेंगे तो 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री, तुम्हारा कोई लीडर 10 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, मेरे यहाँ आ गया तो भी 10 का देगा, मेरा तुम्हारे यहाँ चला गया तो भी 10 का देगा। जहाँ थे वही है। वहीं तो रह गए। 2 लाख करोड़ का तो फिर भी नहीं हुआ।